अगर आपको पता चले कि आप Brought to you by Sensodyne K. SLS और पैराबेन गॉन तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइफ का करंट ऑन। अरविंद केजरीवाल की आगे की राह क्या है, क्योंकि अब वो हो गए हैं पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व विधायक। सबसे जरूरी बात क्या है अभी कि अरविंद केजरीवाल वापस जेल ना जाए। कॉन्स्टिट्यूशनली अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर पाओगे? तो आई एम श्योर एक तबका है जो बोलेगा कि आप कोई रूट लो, मे बी राज्यसभा का रूट लो। क्या पंजाब में भगवंत मान सरकार खतरे में है? बागी कौन बनेगा? कौन होगा उनका एकनाथ शिंदे? बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि जो महाराष्ट्र में हुआ वो यहाँ पर हो सकता है और बहुत जल्द हो सकता है। भगवंत मान और रवनीत सिंह बिट्टू दोस्त बड़े अच्छे हैं। प्रवेश वर्मा को नई दिल्ली से लड़ाने का विचार, ये इसके पीछे क्या रणनीति थी? गृह मंत्री अमित शाह ने प्रवेश वर्मा को बुलाया, उनसे पूछा कि आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? उन्होंने कहा हाँ मैं लड़ूंगा और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। पॉलिटिकल राइवलरी भर का मामला नहीं लगता है अजय माकन और अरविंद केजरीवाल के बीच। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री रहते हुए फोन किया अजय माकन को और ये कहा था कि जो आदमी हमारे समर्थन से मुख्यमंत्री है और वो हमारे केंद्रीय मंत्री के खिलाफ केस दर्ज कर रहा है। कई लोग कह रहे हैं राजदीप जी दुखी हैं, इतने दुखी हैं कि वो श्रीलंका का टेस्ट मैच देख रहे हैं रुझान देखने के बजाय। नहीं, बीजेपी ने राहत की सांस ली है और कांग्रेस बहुत ही खुश है। एक चीज अब एडमिट हो गई है कि जो मॉरल हेलो था अरविंद केजरीवाल का कि वो अलग हैं, वो अब नहीं रहा है। धीरे धीरे आप देखिए जस्ट अनदर पार्टी के तौर पर आम आदमी पार्टी होकर के रहेगी। अरविंद केजरीवाल की विधानसभा सीट बदलने की चर्चा हुई पार्टी के अंदर कि नई दिल्ली की बजाय कहीं और से लड़ना है। एक लाइन ऑफ थॉट था कि एक नहीं 2 सीट से लड़ना चाहिए। आम आदमी पार्टी और आईएससी इंडिया अगेंस्ट करप्शन, ये सब जो मूवमेंट शुरू हुआ था उससे एक नया आइडिया इवॉल्व हुआ, उस आइडिया की हत्या की गई और अरविंद केजरीवाल ने उस आइडिया की हत्या की है। कभी कभी आपका जो बिजनेस मॉडल है वो कोलैप्स हो जाता है क्योंकि आप तेजी बहुत दिखाते हैं ये और कोई गलती उसमें कर बैठते हैं। जनता की आंख में आंख डाल के दोबारा से बोल पाना कि मैं वही केजरीवाल हूं जो ईमानदार केजरीवाल है, कट्टर ईमानदार है, ये सब अब दोबारा बोल नहीं पाएंगे वो। क्या अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली की बजाय संगम विहार की सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे क्योंकि उन्हें अपनी हार का अंदेशा था? प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने दिल्ली में चुनाव के ऐलान के बाद अमित शाह से जाकर क्या कहा और नई दिल्ली का जिक्र क्यों आया? जिक्र से याद आया मनमोहन सिंह ने अरविंद केजरीवाल को लेकर सोनिया गांधी को क्या चेतावनी दी थी, उनके खास सिपह सालार के जरिए दिल्ली के मंत्री को क्या चेतावनी दी थी? कौन है जो दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री होगा? क्या पंजाब में भगवंत मान सरकार खतरे में है? बागी कौन बनेगा? कौन होगा उनका एकनाथ शिंदे? स्पीकर का जिक्र क्यों आ रहा है? और क्या किसी का इस्तीफा होगा और अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीति बचाने के लिए राज्यसभा के रास्ते आएंगे? दिल्ली में क्या हुआ खेल, कैसे हुआ खेल, इन सब पर होगी विस्तार से बात। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है, आप ललन टॉप का वीकली पॉलिटिकल शो देख रहे हैं, नाम है नेता नगरी। नेता नगरी के इस सत्र में बात होगी प्रीति चौधरी से, सीनियर टीवी रिपोर्टर और एंकर, और अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली से हार की सबसे पहले भविष्यवाणी करने वाली इसी नेता नगरी में। दूसरे मेहमान हमारे ललन टॉप के एग्जीक्यूटिव एडिटर कुलदीप मिश्र, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। प्रीति चौधरी जी, आपने कहा ट्विटर पर लोगों ने अलग अलग व्याख्या की, पर अंततः आपकी बात सही साबित हुई। अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के खिलाफ चुनाव हार गए। क्या वजहें दिख रही थी आपको? वजह बहुत सारी थी सौरभ। बात तो क्योंकि जो वोट पड़ा 56,000 के करीब पड़ा था उस नई दिल्ली की सीट पर, और उसमें अगर आप देखें तो देखिए एक चीज अब एडमिट हो गई है कि जो मॉरल हेलो था अरविंद केजरीवाल का कि वो अलग हैं, वो अब नहीं रहा है। एंड उसमें आपने अगर एक और चीज भी देखी जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, एक तो वो बहुत बड़ा डैमेज फैक्टर है, और जो दूसरी चीज हमने जो डिस्कस की थी सौरभ वो थी कि जो अंतर उतना ही रहेगा जितना संदीप दीक्षित लेके जाएंगे। क्योंकि वहां पर एक एक बेसिकली बीजेपी को पता है उनका वोटर कौन है, आम आदमी को पार्टी को पता है कि अरविंद केजरीवाल का वोटर कौन है, हर एक एक वोट मार्क्ड है। और इसीलिए मुझे लग रहा था कि क्योंकि जो संदीप दीक्षित थे वो बढ़िया कर रहे थे, नहीं कर रहे थे पर इनफ कर रहे थे
कि वो मतलब डैमेज माँ कर का दे। इंतकाम। वही कि इनफ कर रहे थे कि वो ले जाए, और एग्जैक्टली वही है जितनी वोट वो लेके गए हैं संदीप दीक्षित, उतने वोटों से अरविंद जी वो सीट हारे हैं। पर प्रीति ये इकलौती वजह नहीं है, क्योंकि बहुत सारी वजह कभी है। आप 25,000 से जीते, कभी 20-22,000 से जीते और इस बार ध्वस्त हो गए। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो तो पूरा क्यूमुलेटिव है। देखिए अगर अंग्रेजी में कहेंगे, जो क्योंकि मैं अभी स्टूडियो से ही आ रही हूँ, दैट अरविंद केजरीवाल हैज मेट हिज जगन मोमेंट। जो जगन के साथ हुआ कि सबको लग रहा था कि निकाल लेगा, अल्टीमेटली उसको 11 पे आके खड़ा कर दिया ना जनता ने। तो ये एंटी इनकम्बेंसी थी और इतनी स्ट्रांग थी कि आपके जो कोर आपका वोटर है, जो आपकी कोर सीट्स थी, वो ही नहीं आप बचा पाए। अगर आप एक संगम विहार नहीं बचा पाए, मालवीय नगर नहीं बचा पाए, ग्रेटर कैलाश नहीं बचा पाए, अगर गिनती होती थी आम आदमी पार्टी में कि कौन सी सेफ सीट है, पहले 3 तो यही नाम आते थे, तो आपका जो कोर वोटर बेस है आप नहीं बचा पाए। सो देयर इज अ सेंस यू विल हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। अब देखिए आंकड़ों में हम फंस सकते हैं कि क्या मिडिल क्लास पूरा शिफ्ट हो गया, कितना हुआ, आधा हुआ, दलित वोट कितना था, दलित वोट कितना घटा, बट देयर इज अ सेंस कि हर जगह से आपका वोट किसका है, कि आप 62 से अब कितना 22 या 24 पर आके रह गए जी। तो मतलब इट्स अ टोटल लॉस। एंटी इनकम्बेंसी इतनी स्ट्रांग थी, हर चीज, एंड द बीजेपी रैन अ वेरी गुड कैंपेन। पर मैं इसमें एक चीज जरूर बोलूंगी, सौरभ, के लेवल प्लेइंग फील्ड एक चीज होती है, हाँ, वो नहीं थी आम आदमी पार्टी के पास। ये चाहे हम कुछ कह लें, कैसे भी कह लें, और ये चीज हाँ, अरविंद केजरीवाल की जो पूरी इमेज है वो बहुत क्लियरली दैट हैज बीन डेंटेड। बहुत बेसिक है। अरविंद केजरीवाल यूज्ड टू ट्रेड इन पॉलिटिक्स ऑन हिज मोरालिटी, which now Arvind Kejriwal in this election was trading in politics on a transactional basis, on freebies. जी। कुलदीप, आप लंबे अरसे से आम आदमी पार्टी पॉलिटिक्स ट्रैक कर रहे हैं। दर्शकों को ये बताइए, शुरुआती दौर में अरविंद केजरीवाल के जो वन लाइनर होते थे कि हम जी इनको राजनीति सिखाने आए हैं, हम राजनीति बदलने, वो क्या होते थे? क्योंकि इन्होंने कहा जो मॉरल एक हाई ग्राउंड लेते थे। जो दृश्य है ना, अगर आप उन दृश्यों की कल्पना करें 2012-2013 पार्टी लॉन्च करने के बाद अरविंद केजरीवाल के चुनाव प्रचार, तो उनके पास कुछ पर्चे हुआ करते थे और किसी को मालूम नहीं कि उन पर्चों में क्या लिखा होता था, लेकिन उन पर्चों में वो कहते थे कि मैं सरकारी विभाग से पर्चा निकाल के लाया हूँ, शीला दीक्षित जानबूझ के चाहती हैं कि आपके घर की बिजली महंगी रहे। ये बात जनता को बहुत अपील करती थी, क्योंकि दिल्ली में बिजली की महंगाई एक मुद्दा था उस समय। उन्होंने ये कहा था आने से पहले, ये तो कई बार बात हो चुकी है कि हम बंगले नहीं लेंगे। वैगनार कार एक स्टेटमेंट थी, ऐसा नहीं कि वो कोई छोटी और भी कार चुन सकते थे, पर उन्होंने एक अपनी ही पार्टी जनता कार, छोटी अपनी ही पार्टी की कार्यकर्ता की ओर से डोनेट की गई नीली रंग की छोटी कार चुनी, जिसको खड़ा किया और फिर वो रेल भवन के सामने चद्दर बिछा करके विरोध प्रदर्शन करते हुए सो गए। तो नैतिकता जो बात करें ना, मोरालिटी, नैतिकता की प्रतिमूर्ति थे वो, धीरे धीरे आप देखें जस्ट अनदर पार्टी के तौर पर आम आदमी पार्टी होकर के रह गई। इस चुनाव में जो एक्साइज पॉलिसी वाला मसला था ना, जिसने न सिर्फ बाकी नेता, इसमें पॉलिटिकल वेंडेटा को एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की आम आदमी पार्टी ने। आप देखें कि सिंपैथी वोट भी ऐसा नहीं कि उन्होंने हासिल करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने कहा कि ये परेशान कर रहे हैं, चुन चुन कर जेल भेजेंगे। ये पहले ही कहते थे कि आज उसके यहाँ रेड होने वाली है, सो दैट ये स्क्रिप्टेड लगे। लेकिन आप दिल्ली में महिलाओं से बात करते, महिला सम्मान योजना की घोषणा होने से पहले तो महिलाएं ये कहती थी कि जो एक के साथ एक फ्री में दारू बंटवाई ना, ये ठीक नहीं किया। ये इस एक यूं तमाम मसले हैं, पर इस एक मसले ने भी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की नैतिकतावादी पार्टी होने की छवि को बहुत बुरी तरह खंडित किया। हालांकि मैं देखिए, आम आदमी पार्टी अभी इसको नई दिल्ली सीट से शुरुआत करते हैं तो 1,46,000 की विधानसभा हुआ करती थी, कंपैरेटिवली स्मॉलर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में ही मानी जाती है, लेकिन इस बार वो 1,07,000 का है वोटर टर्न, वहाँ पे जो जितने वोटर हैं वहाँ। आम आदमी पार्टी ये कहती है कि बाकी के 38-40 हज़ार जो वोटर थे वो कहाँ गए। तो कुछ लोग थे सरकारी क्वार्टरों में, उसमें रहते थे, उनको कहीं और किसी और असेंबली में उनको शिफ्ट कर दिया गया। इस तरह के आरोप इल्ज़ाम अभी आप देखेंगे। लेकिन ये इस नई दिल्ली की सीट इसलिए भी मुश्किल थी क्योंकि बहुत छोटी, 1 लाख की सीट हो गई थी, और 1 लाख में मार्जिन को बचाए रख पाना संदीप दीक्षित और दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के सुपुत्रों के सामने एक टेढ़ी लकीर तो थी। 3 मोटा मोटी बड़ी वजह है अगर पूरे प्रदेश के हिसाब से देखें। मैं आम आदमी पार्टी के एक लीडर से बात कर रहा था कि आपके समझ से क्या है, क्या कारण है कि ये रहा, तो उन्होंने मुझसे चुनाव से पहले भी ये बात कही थी कि कांग्रेस पार्टी अगर 7-8% पे आ गई तो एक हमारे लिए ख़तरे की बात है,
4% वो लगातार पिछले चुनाव में भी 4% थी, उसके पहले भी 4%। 4% नील होता है, कुछ भी नहीं होता। लेकिन जब वो 7% हो जाता है तो सर्टेन सीट्स पर, कुछ एक सीट 15-20 सीटें ऐसी हो जाती हैं जिसमें वो इफेक्टिव रोल निभा देता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर फरहाद सूरी बहुत अच्छा चुनाव लड़े जंगपुरा से कांग्रेस के। कुछ और अन्य सीटें हैं जहाँ पर कांग्रेस, इनफैक्ट अगर आप मतलब ये 2+2 = 4 नहीं होता, लेकिन जो तीनों बड़े नेता चुनाव हारे, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, तीनों में जो उनकी हार का मार्जिन है उससे ज़्यादा कांग्रेस को वोट मिले हैं। ये एज्यूम नहीं करना चाहिए कि वो कांग्रेस 0 ही वोट लेती है और सारे उनको खाते में जाते हैं, लेकिन ये भी एक फैक्टर है जिसको खारिज नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, जब हम ये कहते हैं कि दिल्ली चुनाव किस चीज़ का चुनाव है, दिल्ली चुनाव अस्मिता का चुनाव नहीं होता। वो झारखंड की PVTGs को आदिवासी अस्मिता का सवाल नहीं है, वो उत्तर प्रदेश में MY समीकरण का परीक्षण नहीं है। दिल्ली का चुनाव अरविंद केजरीवाल की एंट्री के बाद से आपकी जेब का खर्च बचाने का चुनाव है। कितने पैसे बचाएगा जी केजरीवाल? केजरीवाल खुद इस बात को बार बार कहते थे। इस बार जब बीजेपी ने एक बड़ा जुआ खेला, गैम्बल किया, इनकी सारी योजनाएं हम भी जारी रखेंगे, उसने एक आश्वस्ति जगाई कि जब बीजेपी की ही ओर से वो सारी योजनाएं, बस भी फ्री मिलेगी आपको, 2100 के बजाय 2500 भी मिलेंगे, आपके बिजली और पानी के बिल भी बचेंगे, तो इनको देने में क्या एक एंटी इनकम्बेंसी साथ में थी। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत असर ये बाद में एनालाइज करना होगा। 12,75,000 की टैक्स रिबेट का भी हुआ उस नैरेटिव को बिल्ड करने में। और जब हम कह रहे हैं कि मिडिल क्लास नहीं निकला, और वो लेटर ऑन जब 2 दिनों में डेटा को रीडिंग के साथ हम देखेंगे कि मिडिल क्लास कितना घर वोट करने नहीं निकला और कितना निकला और बीजेपी में शिफ्ट हो गया, तो उनमें इन फैक्टर्स का बड़ा रोल होगा। ठीक है प्रीति, अरविंद केजरीवाल की आगे की राह क्या है? प्रवेश वर्मा का हमने बयान देखा, SIT की जांच करवाएंगे। खबरें आई कि दिल्ली विधानसभा में जो कागज पत्तर हैं उनको सुरक्षित किया जा रहा है ताकि आगे की जांच हो। अरविंद केजरीवाल 2013 से लगातार काबिज हैं, किस तरीके की टिप्पणियां की गई, किसको टेंडर, किसको फाइल आदि इत्यादि, वो सब होगा ही। क्या अरविंद केजरीवाल अब पंजाब में या दिल्ली में तो अब नहीं कर सकते, पंजाब में किसी राज्यसभा के सांसद से इस्तीफा दिलवा के खुद संसद आना चाहेंगे? क्योंकि लोकसभा में जो बाई इलेक्शन है वो तो जलंधर है, सुरक्षित की सीट है। क्या आगे का रास्ता है उनका? क्योंकि अब वो हो गए हैं पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व विधायक। पर सौरभ, एक बात है कि क्या उनका आगे का रास्ता होगा, वो अपना क्या रास्ता बनाएंगे और उनके लिए क्या रास्ता बनाया जाएगा जो अभी सरकार यहाँ पर आ रही है। तो ये 2 अलग अलग रास्ते हैं। वापस जेल जाएंगे जैसा बीजेपी नेताओं ने कहा? देखिए, जो इंडिकेशंस नजर आ रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, जब इंडिकेशंस आने लग गए कि पूर्ण बहुमत से, फुल मेजॉरिटी से बीजेपी सरकार बना रही है, अभी तक डिक्लेयर भी नहीं हुआ था कि 2 चीज आपको इसका आकलन दे सकती हैं कि एक ऑर्डर रिलीज हुआ है जो दिल्ली गवर्नमेंट, जो ब्यूरोक्रेसी वहां पर है उनसे, के साथ के जो विधानसभा है उसको सील कर दिया गया है कि अब कोई भी पेपर वेपर बाहर नहीं जाएगा, यहाँ पर ये पूरा विधानसभा सील है। उसके बाद 2 बयान आते हैं। एक जो बीजेपी के चीफ हैं वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने आके बोला सबसे पहले SIT बिठाएंगे। पहले मतलब कि जीत गए लड्डू खा लो, उसके पहले उन्होंने बोल दिया SIT बिठाएंगे। प्रवेश वर्मा का बयान आता है, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया बाकायदा न्यू दिल्ली से, कि एक पाई का हिसाब होगा, हर एक स्कैम का हिसाब होगा। तो इसमें से अंदेशा क्या आता है कि देखिए, जो शीश महल की बात हमने पूरे इलेक्शन में सुनी है वो अभी बाकी है। अब उसका सेकंड चैप्टर खुलेगा, जहां तक मुझे लगता है। मुझे लगता है वेंडेटा पॉलिटिक्स की जो हम बात करते हैं, अब उसका रियल फेस आएगा। और मुझे लगता है कि आम आदमी के बड़े बड़े नेता जेल फिर जा सकते हैं, एक अटेम्प्ट होगा। एक मुझे लगता है एक ये भी फैक्टर होगा बीजेपी में कि इग्नोर ही कर दिया जाए, पर एक अरविंद केजरीवाल ऐसे नेता हैं कि इनको इग्नोर नहीं कर सकते आप। मुझे लगता है कि एग्जाम्पल बनाना चाहेगी बीजेपी, और हम एक पूरा फुल फ्लेजेड वेंडेटा पॉलिटिक्स देखेंगे। इसमें ना चाहते हुए भी अरविंद केजरीवाल के पास क्या ऑप्शंस होंगे उनके पास। अगर आप देखें, एक ऑप्शन जो मुझे लगता है बहुत सारे जो उनके मान लीजिए वेल विशर्स हों या जो उनके ट्रबल शूटिंग टीम हो, कोर टीम हो, उनको एडवाइस करेंगे कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन लीजिए। क्योंकि अब आपने जैसे बताया कि आप एक पूर्व MLA भी हैं, पूर्व CM रह चुके हैं, और अगर एक वेंडेटा पॉलिटिक्स हम देखते हैं, उसको आप कॉन्स्टिट्यूशनली अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर पाओगे? तो आई एम श्योर एक तबका है जो बोलेगा कि आप कोई रूट लो, मे बी राज्यसभा का रूट लो। देखिए, राज्यसभा में तो ऐसा है कि
4 और 3 7 सीटें हैं राज्यसभा की पंजाब से। पर मुझे अब सही कह अप्रैल रहे हैं। और अक्टूबर 2022 में उनके चुनाव देखिए- हुए, तो कोई सिटिंग या तो इस्तीफा दे। तो या जो कोई सिटिंग है उसी को वही इस्तीफा देगा। मुझे लगता नहीं है कि ये अरविंद केजरीवाल का ऑप्शन नंबर 1 होगा। मुझे नहीं लगता एक अरविंद केजरीवाल ऐसे नेता नहीं है जो राज्यसभा का कभी रूट लेंगे, जहां तक मुझे मतलब उनका कोर पॉलिटिक्स एक मुझे कैदी लगता के है। तौर पर भी पूर्व विधायक तिहाड़ के अंदर है और करंट राज्यसभा सांसद तिहाड़ के अंदर, उसका फर्क तो रहता होगा अंदर। एग्जैक्टली और तो इसीलिए तो मतलब एक पुश होगी कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए दे से नॉट दैट टू लिव टू फाइट अनदर डे जी। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि अब सबसे जरूरी बात क्या है अभी कि अरविंद केजरीवाल वापस जेल ना जाए। एक चीज सौरभ, अगर आप मतलब देखें तो अगर अरविंद केजरीवाल एक मतलब आम आदमी पार्टी में कहते थे एक दिन के लिए भी अगर नहीं अवेलेबल होते थे तो पार्टी को पता नहीं होता था क्या करें। जब वो इतने लंबे समय तक जेल में गए, बहुत सारे इश्यूज अराइज हुए आम आदमी पार्टी में, जैसे बहुत सारे इश्यूज, लीडरशिप, हर दिन का वो प्लान करते थे कि ऐसे करना है, ये नहीं करना, वो करना है। देयर इज अ लीडरशिप वैक्यूम है आम आदमी पार्टी में। तो उनके जाने से जब वो जेल में गए तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो गया। और वो तब दिल्ली में सरकार में थी आम आदमी पार्टी, तब आप ही की सरकार थी। अब ना आपके उतने विधायक हैं, क्योंकि अगर 22-24 आपके विधायक हैं, अभी तक पूरा आंकड़ा आया नहीं है, जो भी आपका वो आंकड़ा है, ना आपके इस यहाँ दिल्ली में इतने विधायक हैं, ना आपकी सरकार है। 22 13 पे जीत चुके हैं, 9 पे आगे हैं, 22 दिख रहे हैं। 22 जो भी है, तो ना आपके इतने विधायक हैं कि आपके पास वो पॉलिटिकल पुल हो। तो कहीं और आपको क्या लगता है अगर अरविंद केजरीवाल मतलब बाहर रहने में भी इतना मुश्किल होगा इन विधायकों को जोड़ के रखना, ये टूटेंगे। आप देखिए 6 महीने 1 साल के बाद ये जो पूरी विधानसभा है बहुत अलग लगेगी जो अभी आपको लग रही है। आप टूटने की बात कर रही हैं तो मुझे पंजाब ध्यान आ गया। क्या पंजाब में भगवंत मान सरकार स्थिर रह पाएगी? स्पीकर कुलतार सिंह संधवा यानी जैल सिंह के परिवार से आते हैं, कद्दावर नेता हैं, राजनीति की लिहाज से कहें तो अपेक्षाकृत युवा हैं, 50 के अल्ले पल्ले की उम्र है और बड़ा नाम चला था जोरों पर जब भगवंत मान की एक बार तबीयत भी खराब थी, तब भी साहब ये फ्रंट रनर हैं। कई विधायक इनके बहुत नज़दीक हैं। अमन अरोड़ा एक और चर्चित विधायक, उनका बयान कि मेरिट के हिसाब से सीएम होना चाहिए। ये क्या बात हुई कि हिंदू सीएम नहीं हो सकता है, पंजाब में सिख सीएम ही होगा, जो भी डिजर्विंग करता है। तो विद इन भगवंत मान की कैबिनेट बहुत मर्मरिंग है, बहुत इस तरह के स्वर हैं, बहुत बातें हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है। और लोग ये भी कह रहे हैं कि राघव चड्ढा और संदीप पाठक को तो टालने में भगवंत मान आसानी से कर लेते थे, ठीक है कि दाएं बाएं कर दिया, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल सीधी दिलचस्पी लेंगे क्योंकि अब तो फुर्सत में दिल्ली में तो अगला चुनाव एमसीडी का जब होगा तब होगा, तो ज़्यादा क्लैश होगा। भगवंत मान वर्सेस अरविंद केजरीवाल भी स्थिति बन सकती है और पार्टी के भीतर खाने कोई एकनाथ शिंदे निकल सकता है। ये आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि एक तो आपने पहले, मैं बस एक लाइन जोड़ दूं, एमसीडी की बात की। आई थिंक जो सबसे बुरी चीज हुई आम आदमी पार्टी के लिए हुई वो एमसीडी चुनाव जीतना था, क्योंकि आई थिंक बीजेपी एक थैंक यू नोट भेजेगी अभी आम आदमी पार्टी को एमसीडी चुनाव जीतने के लिए। तब लग रहा था बहुत बड़ी भी अब आपकी ही है। तब लग रहा था कि बहुत बड़ी विन है, इन्होंने तो भाई कमाल कर दिया, एमसीडी भी जीत ली, डबल इंजन कर दी दिल्ली में। अब अगर आप इसको हाइंडसाइट में देखें, नाली, सूवेज, कूड़ा, ये सारी चीजें ले डूबी हैं अरविंद केजरीवाल को। उनमें से मतलब ये बहुत बड़ा फैक्टर रहा है एमसीडी का। पर आपने पंजाब की बात की, देखिए ये बात बहुत पहले से चर्चा में कि स्थिर नहीं है पंजाब गवर्नमेंट। इमेजिन इतनी ब्रूट मेजोरिटी 92 या 91 वहां पर है, इतनी ब्रूट मेजोरिटी लेकर भी आप स्थिर नहीं है, आउट ऑफ 117 जी। और बहुत पहले से बहुत एक इसमें बहुत बड़ा वो है कि एक वेट एंड वॉच हो रहा था दिल्ली के लिए कि दिल्ली में क्या होगा, दोनों ही तरफ से। हाँ, दोनों ही तरफ से कि दिल्ली में क्या होगा। और अगर दिल्ली में अब आम आदमी पार्टी हारती है, इतनी बुरी तरीके से हारती है, अरविंद केजरीवाल अपनी सीट हारते हैं, तो इसकी रैमिफिकेशन पहले ही पंजाब में है। मुझे लगता है बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि जो महाराष्ट्र में हुआ वो यहाँ पर हो सकता है और बहुत जल्द हो सकता है। कुलदीप का रुख कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले बस दर्शकों के लिए एक जरूरी सूचना, भगवंत मान और रवनीत सिंह बिट्टू दोस्त बड़े अच्छे हैं। कुलदीप जी,
अरविंद केजरीवाल और पंजाब। देखिए दो बातें, मतलब इसमें ये कि जब पार्टी के लिए ना पंजाब अभी बहुत नई जगह है, पार्टी ने वहाँ पार्टी का संगठन ऐसे नहीं कि बहुत लंबे समय से हो, पहली बार की सरकार वो चला रहे हैं और उस सरकार की कोई ऐसी महत्वपूर्ण उपलब्धियां नहीं है जो आप बता सकें जी। विपक्ष लगातार ये कहता है कि अप्रभावी सी सरकार है, सबको याद है कि ये वादे इन्होंने किए थे, जो वादे ये पूरे नहीं कर पाए, अब कहीं गूगल करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अब 2022 में हुए थे चुनाव, 2025 चल रहा है ना, तो 2.5 साल का सरकार 2.5 साल का समय किसी भी सरकार को अपने काम का एक नमूना पेश करने के लिए काफ़ी होता है। पंजाब में आम आदमी पार्टी उस तरह का कोई प्रदर्शन कर सकी है। बात आप कह रहे हैं कि भगवंत मान वर्सेस केजरीवाल, मुझे लगता है कि 2 मोर्चों पर ज़्यादा समस्या हो सकती है। वो ये कि भगवंत मान के नेतृत्व को लेकर के, जो पहले ही सर्वस्वीकार्य नहीं था, उसको लेकर के अब ज़्यादा मुखर आवाज़ें उठेंगी केंद्रीय आला कमान की ओर से। भगवंत मान विरोधी आवाज़ें पंजाब से उठ सकती हैं और वो नहीं होगा तो उन बगावत की आवाज़ों को जो आला कमान के डर से खामोश रह जाती थी, वो अब उतनी खामोश नहीं रहेंगी। तो जो महत्वाकांक्षी लीडर्स हैं और कैलिबर और पोटेंशियल और टैलेंट वाले लीडर्स हैं, जो एस्पिरेशन के साथ आए हैं पंजाब की राजनीति में, जिनको सिर्फ विधायक बन के नहीं रहना, वे फिर दूसरे दलों में अपनी संभावनाएं तलाशेंगे। तो पार्टी ने जो छोटा मोटा जैसा भी संगठन बनाया और उसमें अलग अलग क्षत्रपों को जमा किया कि ये इस ज़िले में प्रभाव रखते हैं, ये यहाँ रखते हैं, उनमें से कुछ लोग टूट करके उन पार्टियों की ओर जा सकते हैं, जैसे कि कांग्रेस, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी, और हो सकता है कुछ अकाली दल की ओर भी जाएं। एक महत्वपूर्ण बात इसमें और है कि अब जो विधानसभा, मतलब ये तो पंजाब की एक चुनौती है, दिल्ली में एक चुनौती और है कि जब विधानसभा में दोनों पार्टियां बैठेंगी, पक्ष और विपक्ष, तो वो नेतृत्व विहीन सी ही होंगी एक तरह से। उसमें केजरीवाल भी नहीं है, सौरभ भी नहीं है, और ले देकर आतिशी और गोपाल राय हैं सीनियर लीडर्स के नाम पर। अभी तक आम आदमी पार्टी जो लीगल मसले होते थे ना, जो लीगल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते थे, उनको वो सदन में उठाते थे, क्योंकि वो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल सुरक्षा मिलता है, वहाँ पर आप किसी भी विषय पर बोल सकते हो। प्रखर वक्ता उनके पास हैं ही शुरू से, लेकिन उन प्रखर वक्ताओं के नाम पर अब उतने एग्रेसिव लोग नहीं हैं। तो विधानसभा में भी पार्टी एक तरह से नेतृत्व विहीन सी है। आतिशी के नेतृत्व को लेकर के वैसी स्वीकार्यता नहीं है जैसी मनीष और अरविंद केजरीवाल को लेकर के थी। आतिशी एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट थे, सिर्फ तभी के लिए जब उनके सीनियर लीडर्स उसमें थे। एक बात और है, जब लीगल प्रॉब्लम्स होंगी ना, इस बार जब जेल भेजे जाने की बात होगी, तो इंडिया 2024 के लोकसभा चुनाव के समय हमने देखा था कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी भी कह देते थे, ट्वीट कर देते थे कि ये गलत है, या जो मौजूदा सरकार पर जो है कि ये तानाशाही है, आप विपक्ष के नेताओं को जेल भेज रहे हैं। मेरा अपना असेसमेंट है कि ये सब अब नहीं होगा। अब अगर आम आदमी पार्टी के नेता जेल भेजे जाएंगे तो कांग्रेस की ओर से कोई बचाव नहीं होगा उनका। पंजाब से इतर दिल्ली में किसकी सदारत रहेगी? गोपाल राय, आतिशी सिंह, या फिर कोई प्रतीकात्मक चेहरा? क्योंकि पीछे सरदार भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो तो अभी भी रहेगी। देखिए, पंजाब में एक चीज़ वही है कि पहले पंजाब की जो आप बात कर रहे हैं कि जो सारे जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, ये पहले ही ढूंढ रहे हैं जगह। हाँ। पहले ही, मतलब ये जो स्पीकर आए थे लोकसभा चुनाव के ठीक बाद, सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल से मीटिंग करने संजय सिंह ने जाके बहुत वो पहले ही बहुत, तो वहां पर सबसे पहले फायर फाइटिंग पंजाब में मुझे लगता है आज रात से ही शुरू हो जाएगी, कि मतलब इतना इमीडिएट रहेगा। और जो आप दिल्ली में कह रहे हैं कौन, फर्क नहीं पड़ता है सौरभ, कौन का मतलब अभी कितने हैं आपके? 22 हैं, आपको पता है। एक तो जो बीजेपी के एमएलएज अभी आएंगे विधानसभा में, देखिए बहुत वेंडेटा के साथ आएंगे। कपिल मिश्रा आएंगे, करावल नगर वाले। कपिल मिश्रा आएंगे, करावल वाले, और वो 8 भी आएंगे, विजेंद्र गुप्ता जैसे, जिनको उठा उठा के बाहर फेंका गया है। जी, जब 3 थे, ओपी शर्मा, जिनको ये भी वापस आएंगे। और इनके वापस आने से एक मतलब जो एक्रिमोनियस हमने देखा है, क्योंकि वो सिर्फ 8 थे, ऊपर स्पीकर कुर्सी बैठे रहते थे और पूरा रैली चलती थी। एग्जैक्टली। अब 8 से 48 हो गया है। अब ये जो 22 है, ये मतलब अपने आप को बचा के घूमेंगे, और इनको एलजी का मुंह भी नहीं देखना है, और हाँ, बचा के घूमेंगे। और मुझे एक्चुअली लगता है, मतलब अनफॉर्चुनेटली फॉर द आम आदमी पार्टी, ये एक नंबर है जो स्थिर नहीं रहने वाला है। तो इसमें आप चाहे देखिए, मुझे लगता है गोपाल राय की ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी है। कोई कैलाश गहलोत निकलेगा अब इनमें कौन निकलेगा, कौन नहीं निकलेगा, कितने रहेंगे, कितने जाएंगे? मतलब ये मैं काफी दिनों बाद सुन रहा हूँ कि जिस दिन नतीजे आ रहे हैं उसी दिन ये भविष्यवाणियां हो रही हैं। पर ये क्योंकि ये एक्सपेक्टेड, देखिए ये जो लोग पार्टी कवर कहते हैं वो नहीं कर रहे। ये अरविंद केजरीवाल जी खुद कहते थे कि मेरे को आपने 62 दिए, बहुत बढ़िया, नहीं तो ये हमें तोड़ देते अगर हम 40 होते। कुमार विश्वास ने भी यही कहा कि अभी जो है
उनमें से भी कई चले जाएंगे। और क्योंकि बहुत सारे ये ऐसे विधायक हैं, ऐसा इनमें से जो जीत के आए हैं, इनमें से 3 तो वही हैं जो बीजेपी से आए हैं। मैं मतलब अगर आप तिमारपुर की सीट ले लीजिए, मुझे लगता है जितेंद्र सिंह शंटी जीत गए हैं। हाँ, और वो वाली मतलब 2-3 सीट्स ऐसे लीजिए, ये बीजेपी से आई। ये कोई कोर जो मॉरल आइडियलिस्टिक आइडियोलॉजिकल ग्राउंड पर आम आदमी पार्टी खड़ी थी, ये नहीं है। इन सबको देखा गया विनेबिलिटी किसकी बेस्ट है, नहीं, कोई जो आपने सीट काटी है भी नहीं, क्योंकि आपने महरौली से नरेश यादव टिकट काटा, वो चले गए, आपके जितने 7-8 टिकट कटे सब चले गए। तो आपने अपने आप को आइडियोलॉजिकली एग्जैक्टली वैसा कर दिया जैसे और पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो अब ये एमएलए और पॉलिटिकल पार्टीज के जैसे क्यों नहीं बिहेव करेंगे, और आपको क्यों, दे विल डू द बेस्ट फॉर देमसेल्व्स। और मुझे नहीं लगता कि ये 22 भी रहेंगे, मुझे लगता है धीरे 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 करके ये बिखरने शुरू होंगे। अगर आप कॉन्फिडेंस देखें, ट्रस्ट देखें, तो सबसे ट्रस्ट ज्यादा, वो तो पहले ही पता था, अरविंद केजरीवाल जिनको करते हैं वो है आतिशी, क्योंकि तभी उनको सीएम का मतलब इंटरिम चीफ मिनिस्टर वो आई थी। एक्सेप्टेबिलिटी जो ये 12 हैं, आप देखिए हक किसका बनता है, कहते हैं ना नेचुरल सिलेक्शन किसका होना चाहिए जो लीड करे। अब देखिए गोपाल राय कितने बड़े नंबर से आए हैं, जर्नैल आई थिंक एक और हैं जो काफी बड़े नंबर से आए हैं। तो आप इनको देखिए, तो मतलब हक इनका बनता है। बनेगा कौन वो इर्रिस्पेक्टिव है, क्योंकि रुकेंगे कितने ये दल मतलब को लीड करने के लिए। प्रीति जी, एक थोड़ा पर्सनल सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, इतना पर्सनल भी नहीं है, प्रोफेशनल पर्सनल सवाल है। पूछिए। आम आदमी पार्टी कवर करने वाले रिपोर्टर्स और अरविंद का इंटरव्यू करने वाले रिपोर्टर्स, उनके लिए आज का दिन कितना मुश्किल रहता है सोशल मीडिया पे, टीवी पे? देखिए, मुझे नहीं लगता ये आम आदमी पार्टी या इंटरव्यू करने वाले रिपोर्टर्स हैं। मुझे लगता है ये कोई भी ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी कवर करने वाले रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट हैं। आई थिंक इतना विशिएटेड हो गया है सोशल मीडिया और न्यूज रूम में चीजें कि आपको उसका जो ब्लो बैक है वो बहुत इमीडिएट है और बहुत इंटेंस है। अब आम आदमी पार्टी, क्योंकि एक कहते हैं ना, एक जो इंग्लिश में कहते हैं दैट मक्खी इन दी ऑइंटमेंट ऑफ बीजेपी, एक बिल्कुल नोज के नीचे ये वो थी। अब उसके निकलने से, क्योंकि हमेशा बीजेपी को लगता था, और आप भी इसमें सहमत ही होंगे कि आम आदमी पार्टी को डिस्प्रोपोर्शनेट अमाउंट का कवरेज मिलती है, मीडिया मिलता है, वो सही भी है और गलत भी है, वही है, मतलब सही भी है गलत भी है। तो उसकी वजह से जो रिपोर्टर्स हैं जो उस पार्टी को कवर करते हुए आए हैं, देखिए अब पार्टी कवर की है, इंटरव्यू मिल रहा है तो मिल रहा है ना, अब सवाल तो हम सारे पूछ रहे हैं ना, पर अल्टीमेटली उसका ब्लो बैक है, क्योंकि पर सोशल मीडिया है। सौरभ, क्या अभी कितना सन्नाटा है? कुछ चर्चा चल रही है आम आदमी पार्टी की नेतागिरी में, या सब बिल्कुल सन्नाटे में है? देखिए ऑफ कोर्स अभी मतलब एक जो देयर इज अ सेंस ऑफ शॉक इन दी आम आदमी पार्टी, वो 42-44 तक पहुंच जाएंगे, उनका वो कन्विंस्ड थे। देखिए, क्योंकि ना मतलब जब से एग्जिट पोल और ये रुझान आने शुरू हुए थे, तब से मैं इतने मतलब जिनसे भी आप बात करते थे, बड़े से छोटे नेता से बिल्कुल जो कार्डर लेवल है, जो मतलब जो पार्टी चलाने में लोग जुड़े हैं, वो सब बैठ के एक पन्ने के ऊपर लिस्ट ही बना रहे थे कि देखिए मरी गिरी हालत में हम इतने तो हैं ना, और उसमें उनका था कि भाई 30 तो हैं, अब 30 के ऊपर देखेंगे कितनी आती हैं। तो एक उनमें सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस था कि वो 40-45 तक जाएंगे, पर नहीं हुआ। कुलदीप, स्टेट ऑफ शॉक, क्योंकि ये पहली बार है जब दिल्ली में उनका नंबर डिप किया है ऐसा। डेफिनेटली, देखिए एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट उन लोगों का प्रतिशत के हिसाब से बात करते हैं, 48% के करीब था। उन्हें लग रहा था कि हम 47% वोट तो हम ला ही रहे हैं, जिसमें कि जैसे क्या होता है, हर पार्टीज भी अपने सर्वे कराती हैं, जैसे पोलस्टर्स कराते हैं, उसके अलावा भी, और किसी भी पोलस्टर के लिए, सर्वे कराने वाली एजेंसी के लिए महिलाओं से बात करना हमेशा महंगा होता है, उसकी भी इकोनॉमी है, वो 2 गुना महंगा पड़ता है अगर आप महिला टारगेटेड पोल सर्वे कराना चाहते हो। तो ये आम आदमी पार्टी भी अपने सर्वे में बहुत ज़्यादा महिलाओं से बात नहीं कर सकी थी बाकी सर्वेस के जैसे ही। तो ये मान रहे थे कि महिलाओं का हम नहीं मान रहे हैं तो और भी ज़्यादा होगा, क्योंकि महिलाएं तो हमें ही वोट देने वाली हैं। इसने भी थोड़ा सा आत्मविश्वास बना करके रखा आम आदमी पार्टी को। उन्हें ये लगा कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का जो सफल प्रयोग था फॉर्म भरवाने वाला, वो डेफिनेटली उनके पक्ष में काम करेगा। हो सकता है कुछ एरियाज़ में वो किया भी हो, पर मिडिल क्लास के अभी का गणित के हिसाब से मिडिल क्लास के टूटने की अपेक्षा उन्होंने नहीं की थी। स्पेशली जो वो वाला वोट है ना, बिल्कुल शुरू में प्रीति ने हाईलाइट किया कि वो वोट जो ये सोचता था कि नई पार्टी है,
और वो इंजीनियर हो सकता है, भावी इंजीनियर हो सकता है, वो एक छोटी नौकरी करने वाला व्यक्ति हो सकता है जो सोचता है कि देश में एक साफ़ सुथरी पार्टी, करप्शन फ्री, ट्रांसपेरेंट पार्टी होनी चाहिए, जो बिजली बिल माफ़ करे, जो लोक कल्याणकारी काम करे, हेल्थ और एजुकेशन पर काम करे, जो जेन्युइनली अपने फ़ायदे से बियॉन्ड इस तरह की एक पार्टी की अपेक्षा इस देश में रखता है। और वो आम आदमी पार्टी को पिछले 2 बार से 3 बार से वोट देने आ रहा था। इस बार ऐसा लगता है कि वो वोटर ने आम आदमी पार्टी को ट्रस्ट नहीं किया। तो स्टेट ऑफ शॉक डेफिनेटली है। 10-11 बजे तक भी पार्टी के कई नेताएं मान रहे थे कि चुनाव अभी खिंचेगा, 2-3 बजे तक आप देखिएगा लगभग बराबरी पे आ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये है। प्रीति, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अरविंद केजरीवाल की विधानसभा सीट बदलने की चर्चा हुई पार्टी के अंदर कि नई दिल्ली की बजाय कहीं और से लड़ लें? देखिए, अब बता ही दीजिए, अब तो हो ही गया है चुनाव। नहीं, ऐसा कोई सीरियसली डिस्कस नहीं हुआ। कौन सी सीटें कंसीडर हो रही थी? संगम विहार एक सीट है जो बहुत लोगों के लिए कंसिडर हुई थी एक वक्त, और उसको चलिए वो तो हार ही गए हैं इस बार, पर ऐसा कोई तो कई जगह वो सेफ दिख रहे हैं ना, जैसे तिलक नगर, बाबरपुर। हाँ, नहीं, बाबरपुर तो अब मतलब वो तो गोपाल राय की वो ट्रेडिशनल सीट है, आप उनको थोड़ा हटा के खुद वहां से चुनाव लड़ेंगे। पर एक लाइन ऑफ थॉट था कि एक नहीं 2 सीट से लड़ना चाहिए, एक लाइन ऑफ थॉट था। पर उस वक्त के फिर आई थिंक मतलब जो राय निकल के आई कि अगर हम 2 सीट से लड़ेंगे तो हम मतलब जो वो देंगे हमारा मैसेजिंग हमारी सही नहीं होगी, तो इसीलिए उसको, और तब इनको लग रहा था कि सब ठीक है, क्योंकि इनको लग रहा था कि हम वो शीश महल उठा रहे हैं, करप्शन उठा रहे हैं, असली जो बातें हैं तो वो नाली, सूवेज, पानी ही है, मतलब इन्हीं में घेर लेंगे। उनको लग रहा था कि चुनाव कम्युनल हो जाएगा, पोलराइजेशन पीक पे हो जाएगी। पर बीजेपी ने एक बहुत बढ़िया कैंपेन लड़ा है। उन्होंने लाइक आई सेड अर्लियर एक पोलराइजिंग कैंपेन किया विदाउट डूइंग अ पोलराइजिंग कैंपेन। कपिल मिश्रा ने आज तक एक चीज नहीं बोली। रमेश बिधूरी ने मतलब 1-2 चीजें आतिशी जी के लिए बोली, वैसे कम्युनली एक्सप्लोसिव चीज नहीं बोली। आप संगम विहार का था, मतलब वो स्ट्रेटेजिक था कि पोलराइज्ड चुनाव इस बार नहीं करेंगे। आप संगम विहार का जिक्र कर रही है। संगम विहार में बीजेपी 344 वोट से जीती है, और जो कुलदीप जी थोड़ी देर पहले कह रहे थे, जीतने वाले को मिले 54,049, हारने वाले को 53,705, कांग्रेस को मिले 15,863। कांग्रेस कहीं भी 10,000 पार कर रही तो वो अलग से खबर बन रही है, तो ये महत्वपूर्ण है। कांग्रेस ने बहुत सीटें काटी हैं, अगर आप सही में, क्योंकि एक वो अगर ऐसे कहें पूरी दिल्ली उनके लिए काट दी आम आदमी पार्टी, 13 तक तो वो सरकार चला रही है। वो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मतलब गलत है या सही है, इट्स देयर पॉलिटिकल राइट टू फाइट दिस इलेक्शन ऑन देयर, और उनका वोट परसेंटेज बढ़ा है, मतलब चाहे 7% बढ़ा है, जितना भी बढ़ा है, पर अगर आप एक्चुअली देखें, क्योंकि मैं अभी एक नेता से बात कर रही थी, एक्चुअली कांग्रेस के नेता से बात कर रही थी, अगर आप की सीट्स देखें सौरभ, ऐसी 12 से 13 सीट हैं जी जो इनको लग रहा था ये तो हमारी ही हैं। जैसे आपने एक का भी वो आई थिंक संगम विहार का वो जो 300 से जीते हैं, बहुत सारे, मनीष सिसोदिया की सीट देख लीजिए 600 से जो जीते हैं, अरविंद केजरीवाल की देख लीजिए, ग्रेटर कैलाश में किसको लग रहा था कि सौरभ हार जाएंगे, सब कहते थे। अगर एक मालवीय नगर की देखिए, अगर सब कह रहे थे अगर कोई होगा, तो मतलब जो की सीट्स हैं उसमें आपने मतलब जबरदस्त डैमेज किया है। मालवीय नगर वो 2131 वोटों से हारे हैं, सोमनाथ भारती, सतीश उपाध्याय के मुकाबले, और जितेंद्र कोचर को 6,770 वोट मिले हैं। सारी जो मेन सीटें हैं वो तो वही गिना रहे थे। और हमारे पत्रकार मित्र मेघनाथ को 192 वोट मिले हैं। मेघनाथ बहुत कमाल के डिजिटल जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये प्रयोग किया कि जनता को बताने के लिए कैसे फॉर्म भरा जाता है, क्या स्क्रूटनी होती, कैसे प्रचार, उन्होंने खुद ही पर्चा भर दिया, एजुकेशनल वीडियो बनाए, स्पूफ वीडियो बनाए। कुलदीप, एक चीज़ के ट्रेंड, बहुत छोटा ट्रेंड है अभी, लेकिन AIMIM 2 सीटों पे बहुत कमाल के वोट लेकर के आई है, मुस्तफ़ाबाद और ओखला। मुस्तफाबाद में ताहिर हुसैन 33,000 वोट लेकर के आए, वो तो होना था 33,000 सहानुभूति, सिंपैथी वोट। 18-19 हजार का वोट मार्जिन है। मोहन सिंह 17,578 है, और AIMIM को 33,000 से ज्यादा। और ओखला में तो बेसिकली टीम बी ने अपना काम कर दिया। नहीं पर ओखला में मुकाबला ही आप और शिफा और रहमान के बीच था, जो मतलब आप और AIMM का मुकाबला था, तीसरे पे बीजेपी और कांग्रेस थे, चौथे पे जी। यहाँ पे अमानतुल्ला खान जीते हैं 36,295 वोट से, और दूसरे नंबर पर AIMIM रही। तो ये उन चुनिंदा सीटों में से है, एक ये और एक मटिया महल की सीट होगी, जहां पे बीजेपी तीसरे नंबर पर रही, जो अपने आप में एक न्यूज बन जाती है। नेता नगरी में आपने प्रीति और कुलदीप को सुना। अब हमारे साथ जुड़े हैं 4 और मेहमान। वरिष्ठ टीवी पत्रकार राजदीप सरदेसाई जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार।
कितना छुट्टी लेंगे? अब तो आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई, अब तो काम पे लौट आइए। आम आदमी पार्टी और मेरी छुट्टी में कोई कनेक्शन नहीं है। मैं 2 महीने के लिए छुट्टी पे था और मैंने पहले से कहा था कि जिस दिन दिल्ली चुनाव के आंकड़े आएंगे उस दिन मैं वापस आऊँगा। तो आज वो दिन है, मैं आ गया। कई लोग कह रहे हैं राजदीप जी दुखी हैं, इतने दुखी हैं कि वो श्रीलंका का टेस्ट मैच देख रहे हैं रुझान देखने के बजाय। नहीं, मैं जब भी मुझे समय मिलता है मैं ज़रूर क्रिकेट देखता हूँ। मुझे सुख दुख से क्या, मेरी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 10 साल पहले मैंने देखा था जब अरविंद केजरीवाल पहली तरह से उभर कर आए थे। मैंने आज देख रहा हूँ कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल और आपकी नैया डूबी है। बीच में 2 बार उनको ऐतिहासिक जीत मिली। ये चलता रहता है। केजरीवाल की ज़िंदगी में, आम आदमी पार्टी के नेताओं की ज़िंदगी में कोई बदलाव आएगा? हम वहीं के वहीं हैं, वही जैकेट पहनते हैं, वही ट्राउज़र पहनते हैं, वही सॉक्स पहनते हैं, वही शूज़ पहनते हैं। बस मेरा आईपैड थोड़ा बड़ा हुआ है, बाकी कुछ मेरा वही इलेक्शन काउंटिंग डे, वही राजदीप सरदेसाई वर्सेस अमित मालवीय। हाँ, वही वो भी हुआ आज। अब अमित मालविया ने 1-2 अपने कुछ जो मैंने उनको कहा मुझे स्वीट्स भेजिए, वो स्वीट्स भी भेजने से उन्होंने इनकार किया। आप देखिए आज मैं अच्छा, आप उनका नंबर ब्लॉक करो, फिर अपनी किताब में लिखो कि उनका नंबर ब्लॉक किया और वो आपको मिठाई भेजें। क्यों नहीं? आज तुम्हीं से मोहब्बत, तुम्हीं से लड़ाई। नहीं, देखिए उनके लिए आज, अमित मालवीय जैसे लोगों के लिए आज बड़ा दिन है, क्योंकि उनकी पार्टी 27 साल के वनवास के बाद दिल्ली में जीती है। हमारी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं इस शहर में 94 में आया था और तब मैं मदन लाल खुराना के साथ एम्बेसी रेस्टोरेंट में एक बार गया था। तब वो मुख्यमंत्री थे। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा छोले भटूरे और नींबू पानी पिलाया था। और खाने के आप पुराने शौकीन हैं नेताओं? नहीं, मदन लाल खुराना बहुत अच्छे व्यक्ति थे। मैं आपको कहूँ 1-to-1 लेवल पर ही वॉज अ वेरी, हमेशा हंसमुख थे। और आई हैड अ गुड रिलेशनशिप विद मदन लाल खुराना। मुझे आप बहुत पुराने हो। बिल्कुल है आप मदन लाल खुराना के साथ खाना खाते थे। नहीं, क्या हम करें? लोग यहाँ मोती नगर से हरीश खुराना, उनके बेटे आखिरकार जीत गए। कई प्रयासों के बाद हम वो खबर सुना रहे हैं। नहीं, मैं तो हरीश खुराना को मैंने तुरंत बधाई भेजी, बिकॉज हरीश खुराना ऑल्सो हैज सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिज फादर। वो भी इतनी तारीफ मत करिए कि बीजेपी में उनके नंबर कम हो जाए। नहीं, ऐसी नहीं है। हरीश खुराना, देखो तारीफ तो मैं नहीं कर रहा, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ज़माने में बीजेपी यहाँ बहुत प्रभावशाली थी। मैंने वो ज़माना देखा, सुषमा स्वराज को देखा हारते हुए, मैंने शीला दीक्षित को जीतते हुए देखा। हार जीत होती रहती है। अच्छा, ये बताइए, सौरभ, आपका यही प्रॉब्लम है। आपको लगता है कि पत्रकार हार जीत से प्रभावित होता है। पत्रकार नहीं, नेता होते हैं। नहीं, पत्रकार तो प्रभावित नहीं होते हैं। मैं टीवी पत्रकारों की बात कर रहा था। मेरी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, आपने सही कहा ना, मैं क्रिकेट मैच देख रहा हूं। जिंदगी में म्यूजिक और क्रिकेट मेरी जिंदगी से नहीं जाएंगे। जो भी हो, नेता ऊपर आएंगे, नेता नीचे आएंगे जी। अच्छा, ये बताइए, आपके मित्र अरविंद केजरीवाल जी, उनका क्या प्रेडिक्शन था जो कि ध्वस्त हो गया? देखिए, अरविंद केजरीवाल जब ये एग्जिट पोल्स के नतीजे निकले 2 दिन पहले, वो इस बात को मानने के लिए फोन पे बात हुई थी या आमने सामने? नहीं, हमने उनको फोन पे बात की थी कि उनका कोई रिएक्शन हो। तो उन्होंने कहा मैं कोई एग्जिट पोल्स पर रिएक्शन नहीं दूंगा। लेकिन उनका कहना था, देखिए एग्जिट पोल जितने हैं मैं मानता हूँ वो गलत है। हम ज़रूर जीत रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लोगों का कहना था कि मिनिमम हमारे 30 सीट तो गारंटीड है, उसके ऊपर जितने आए 30 सीट गारंटीड थे। बाकी जो 40 सीटें थी उनको लगा हमें मिनिमम 14 से 15 मिल पाएंगी उनमें से। पर क्या हुआ है कि कभी कभी नेता जो होते हैं ना, एग्जिट पोल्स को देखकर उनको वो थोड़े ये हो जाते हैं, थोड़े अस्वस्थ हो जाते हैं। पर अरविंद केजरीवाल की आवाज़ में उस दिन वो अस्वस्थता नज़र नहीं आई। लेकिन उनका कहना था कि ये एग्जिट पोल्स गलत निकलेंगे और आप देखना हम ज़रूर चुनाव जीतेंगे। अब वो खुद को एक तरह से आश्वस्त कर रहे थे या मुझे एक तरह से एक सिग्नल दे रहे थे, नहीं कि हम चुनाव जीतेंगे। राजदीप जी, अब क्या विकल्प हैं अरविंद केजरीवाल के बाद? फौरी चुनौती क्या है? जेल जाने से बचना, जमानत पर बाहर हैं, नई सरकार आएगी, आने से पहले ही उन्होंने कह दिया हम SIT गठित करेंगे। इस तरह के ऑर्डर भी रिलीज हो गए कि विधानसभा सील की जाए, सारे कागज पत्रों की जांच होगी। भगवंत मान सरकार को किसी किस्म का खतरा पैदा हो, वहाँ विधायक नाराज हैं। कई महीनों से, बरसों से इस बात की खबर आ रही है। एवरीबडी इज़ नॉट हैप्पी विद द भगवंत मान गवर्नमेंट, विद इन द गवर्नमेंट। और चौथा, दिल्ली में जो एक उनका था ना कि भाई सबसे बड़ा फेस, उनके नेतृत्व में हारे, वो खुद भी हारे। तो अभी फौरी चुनौतियां क्या है अरविंद के सामने? थोड़ा पॉइंटर्स बताइए, जैसे आप अपने कॉलम्स में गिनवाते हैं। नहीं, अरविंद केजरीवाल के सामने कई चुनौतियां हैं। एक सबसे बड़ी चुनौती मुझे लगता है पंजाब है।
क्योंकि अब आम आदमी पार्टी के पास एक ही राज्य है और यही वो राज्य था 2022 के जीत के बाद, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने सोचा कि मैं गुजरात जाऊंगा, अन्य राज्यों में जाऊंगा। तो पहली बात है कि हमारी सरकार पर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए पंजाब में। ये अरविंद केजरीवाल की सोच है कि क्या हम अपनी सरकार पंजाब में स्टेबल रख पाएंगे, उस पर कोई एक डेंजर सिग्नल ना आए। इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि पंजाब के में बात हो या तो नेतृत्व परिवर्तन नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ पंजाब में उनको करना पड़ेगा, क्योंकि पंजाब में वो परिवर्तन क्यों नहीं हो सकता है? कोई भगवंत मान के नाम पे वोट थोड़ी मिला था, वो कहेंगे हम आम आदमी पार्टी के नाम पे वोट लेके आए थे। हाँ नहीं, पर किसको बनाएंगे? आपको ऐसे व्यक्ति को बनाना पड़ेगा जो पार्टी को एकजुट कर पाएंगे। तो पंजाब में आपने पूछा कि उनके सामने क्या क्या विकल्प है। पहला, पंजाब में पार्टी को कैसे मजबूत किए जाए। वहां कांग्रेस एक सिग्नल भेज रहा है कि कौन जाने अरविंद केजरीवाल खुद चले जाए पंजाब। मुझे नहीं लगता अरविंद केजरीवाल कहीं पंजाब चले जाएंगे उस तरीके से। हाँ ये भी है कि क्या वो पार्लियामेंट में आ सकते हैं, क्या जी हमने डिस्कस किया कि राज्यसभा में किसी का इस्तीफा दिलवा के जी ये, लेकिन मुझे लगता है ज्यादातर अरविंद केजरीवाल का लक्ष्य उस नेशनल पॉलिटिक्स से, जो नेशनल पॉलिटिक्स में अरविंद केजरीवाल का एक लक्ष्य था कि मैं एक नेशनल चैलेंजर बनूंगा नरेंद्र मोदी जी को, वो अब तुरंत वो हासिल नहीं कर पाएंगे। वो जानते हैं। दूसरा, दिल्ली में मुझे लगता है आतिशी और गोपाल राय विल बी आस्क्ड टू हैंडल लेजिस्लेचर। ये उनके दो बड़े नेता हैं जो चुनाव जीते, बाकी कोई उनका बड़ा नेता उस तरह से जीता नहीं है। उन पे पास ये भी समस्या है कि दिल्ली में कोई उनके एमएलएज हैं जो शायद पार्टी छोड़ सकते हैं। देखिए अरविंद केजरीवाल को अपनी पार्टी बचानी है, पार्टी दिल्ली में बचानी है, पार्टी पंजाब में बचानी है। उसके बाद धीरे धीरे वो एक तरह से अपनी छवि को किस तरह से रिपेयर कर पाए उस पे लगेंगे। आपने उनके पहले कमेंट्स आज देखेंगे, बड़े ही वॉज वेरी स्पीकिंग इन अ वेरी सॉफ्ट टोन, बड़ी धीमी आवाज से बोल रहे थे। जनता का जो फैसला है मैं उसे स्वीकारता हूं। तो अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं कि अब उनको अपनी तरह से एक इमेज या रोल रिवर्सल भी करना पड़ेगा, वहीं पार्टी को अब संभालना पड़ेगा। तीसरा जो प्रॉब्लम उनके सामने है, क्योंकि बीजेपी ने साफ कहा है कि हम एसआईटी गठित करेंगे, तो अरविंद केजरीवाल के सामने यह भी चुनौती है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो दिल्ली लिकर स्कैम है, जो बाकी इश्यूज है, शीश महल का इश्यू है, उस पर कहीं उनको फिर से घेरने की कोशिश ना करे। तो यह भी उनके सामने चुनौती है कि हमें जो लीगल, ही इज ओनली आउट ऑन बेल एट द मोमेंट जी। अच्छा ये बताइए राजदीप जी, आज के नतीजों के बाद ये 48 और 22, आपके भाजपा के मित्र ज्यादा खुश हैं या कांग्रेस के? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन आपने एक पूछा। एंड बिफोर दैट लेट मी जस्ट से, अरविंद केजरीवाल जैसे नेता को आप राइट ऑफ मत करिए। Nobody is writing off anybody. कई लोगों ने आज उनको राइट ऑफ किया। हम लोग तो लगातार तीसरे चुनाव में जीरो लाने वाली कांग्रेस पार्टी को भी डिस्कस कर लेते हैं। हाँ तो मैं कह रहा हूं उनको राइट ऑफ, बट बहुत बड़ी चुनौतियां उनके सामने। आपने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा, आज खुशी किसमें है? मुझे लगता है बीजेपी ने राहत की सांस ली है और कांग्रेस बहुत ही खुश है। कांग्रेस के नेताओं के अजय माकन का इंतकाम पूरा हुआ, संदीप दीक्षित का इंतकाम पूरा हुआ। बिल्कुल, आप तो हिंदी फिल्म के बड़े में स्क्रीन प्ले वगैरह लिखते हैं, तो बदला, ये जो शब्द है ना, उस बदले के भावना से पूरी तरह से मुझे लगता है कांग्रेस इस चुनाव में आई थी। और कई कांग्रेसियों के जो व्हाट्सएप मुझे मिले हैं वो यही है, डिडंट वी टेल यू, हमने कहा था आपको, जय मां भवानी, इंतकाम पूरा हुआ। तो ये कि हमको 6%, 6.5% ही वोट मिला, उस पर बात नहीं कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं किस तरह से अरविंद केजरीवाल अब कमजोर हो गए। दे आर सेइंग कि हमने 2013 झोपड़ी जली तो जली, तुम्हारा गद्दा जल गया। बिल्कुल, 2013 का आज हमने बदला लिया है। संदीप दीक्षित ने एक तरह से लिया है, अजय माकन जिसने दिल्ली लिकर स्कैम को एक तरह से पहली बार उन्होंने ये बात उठाई थी, वो खुश हैं। कई कांग्रेसी नेता जो हैं वो समझते हैं कि आपके इस परफॉर्मेंस के बाद हमारा रिवाइवल होगा। Why is it so personal between अजय माकन एंड अरविंद केजरीवाल? थ्योरी मत बताइएगा, आपको पर्सनल पता है चीजें, वो बता दीजिए बस। इतना पर्सनल क्यों है अजय माकन वर्सेस अरविंद केजरीवाल? देखिए, आपको याद होगा जब अरविंद केजरीवाल इंडिया अगेंस्ट करप्शन पर आए थे, उन्होंने कई लोगों के खिलाफ इल्जाम लगाए थे। डायरेक्टली तो उन्होंने शीला दीक्षित को घेरा था, कई और कांग्रेस नेता, ऐसा नहीं है कि उन्होंने अजय माकन को फर्स्ट लिस्ट में डाला था, लेकिन उन्होंने अजय माकन के खिलाफ भी
उस समय जमाने में आरोप तो जरूर लगे थे। जितने भी दिल्ली और राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं उन पर अरविंद केजरीवाल ने डायरेक्ट आरोप लगाए थे। अजय इट्स मोर देन दैट। नहीं, आई थिंक इट इज निजी खुन्नस सी है दोनों की। नहीं, निजी खुन्नस मैं नहीं समझता। अजय माकन को लगता है अरविंद केजरीवाल की वजह से उनकी जो दिल्ली की सीट थी वो 2 बार जीते थे, तीसरी बार हारते हैं। जिस तरह से दिल्ली में कांग्रेस कमजोर हुई, जिस तरह से अजय माकन जैसे नेताओं को एक तरह से बिल्कुल वो किनारे पे पड़ गए, 10 साल से एक तरह से उनका फ्यूचर नहीं था, वो सब अरविंद केजरीवाल को उसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। आप कई कांग्रेसी नेता को मिले जो 2013 या 14 में इंपॉर्टेंट पोजीशन में मनमोहन सिंह सरकार में थे। आपको याद होगा अजय माकन तब मंत्री थे जी। इन सभी नेताओं को लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने हमारा बैंड बजाया और अरविंद केजरीवाल की वजह से नरेंद्र मोदी उभर कर आए। तो एक भड़ास तो होगी ना। अगर ये नहीं है कि कोई पर्सनल इन टर्म्स ऑफ कोई उन दोनों के बीच में कुछ हुआ है, मुझे नहीं लगता। ये जितने भी कांग्रेस के नेता उस पीरियड के हैं 2013-14 में जो मनमोहन सरकार में थे, हरियाणा की भी अदावत है सीटों के फिगर को लेके। वो कह रहे थे 2 दे रहे थे, वो कह रहे थे 5 पे राजी नहीं हो रहे थे। आप बड़े सरप्राइज होंगे कि कल मुझे एक राहुल गांधी के नजदीकी मिले। उनका कहना है मिले तो राहुल गांधी होंगे, पर ये नजदीक नहीं सर, राहुल गांधी को मैं नहीं मिला। कब मिले थे आखिरी बार? अरे कौन जाने, पार्लियामेंट में जब 4-5 महीने पहले जब वो पार्लियामेंट में मुझे लगता है थे जुलाई अगस्त में। फिर आप लोगों ने कॉफी पीते हुए क्या बात की? नहीं, मैंने कॉफी नहीं पी। हमने देखा उनको, वो जा रहे थे पार्लियामेंट में से। उन्होंने आप पर ध्यान भी नहीं दिया? नहीं, हाय हेलो की बात हुई, उससे आगे हम नहीं गए। फोन पे हो जाती होगी। देखो मैं आपको कुछ कह रहा हूं, नहीं फोन पे नहीं होती बात। बिल्कुल आप ये बात ये प्रॉब्लम क्या है ना, आप चाहते हैं कि मैं कुछ कहूं या आप कुछ कहें जिससे कुछ वायरल हो जाए। सर ये गलत है आपकी बात, ये बंद करिए। आप वायरलिटी के लिए मोहताज नहीं है। हमारे लड़के कुंभ में रिपोर्ट कर रहे हैं और छाती ठोक के कर रहे हैं। नहीं, वो सब ठीक है, वो सब ठीक है। हमारे पास वायरलिटी नहीं है। मसला ये है राजदीप जी, आपका दशकों का तजुर्बा है। मैं राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तक दोस्त रहे या हैं। नहीं, राहुल गांधी से बस ये लालच होता है कि ये कितना सीनियर बुजुर्ग जर्नलिस्ट है, तो कुछ हमें अंतापुर की कहानियां सुनने को मिल जाए। इसको अन्यथा मत लिया करिए। ये वर्ड बुजुर्ग जो आप कहते हैं ना, उस पे आपके चेहरे पे जो खुशी आती है वो बात अलग है। मैं उम्र तो सबकी बीत रही है, मैं भी 42 का होने जा रहा हूं। मैं आपको ये कहूं, एक राहुल गांधी के करीबी मिले थे, उनका कहना था कि हरियाणा के चुनाव के लिए राहुल गांधी ने साफ कहा था कि हमें आम आदमी पार्टी के साथ समझौता करना चाहिए। उसके बाद जो बातचीत हुई वो 5 सीटों पर हुई। राघव चड्ढा उस बातचीत में थे और केसी वेणुगोपाल उस बातचीत में थे। उस बातचीत में ये तय हुआ कि केसी वेणुगोपाल का ऑफर था कि हम ये 4 सीटें आपको दे रहे हैं, 5वीं सीट जो आप चाहते, ये कांग्रेस का कहना है, 5वीं सीट जो आप चाहे हम देंगे। केजरीवाल कैंप का कहना है कि कांग्रेस ने अंत में हमें केवल 2 सीटें ऑफर की और हमने उसको रिजेक्ट किया। उस जमाने में, उस महीने में केजरीवाल तभी भी जेल में थे। तो राघव चड्ढा और वेणुगोपाल जी के बीच में बात हुई थी। बात इतनी है कि अगस्त सितंबर में लगभग तय हुआ था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कम से कम बातचीत हो रही थी। दिल्ली चुनाव आते आते वो बिल्कुल खत्म हो गया, क्योंकि अजय माकन और अन्य नेताओं ने कहा, प्रताप सिंह बाजवा जो पंजाब के नेता हैं, ये कई नेता राहुल गांधी से मिले और कहा प्लीज किसी भी हालत में आप आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस मत करिए। जब तक हम आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस करेंगे हमारी पार्टी दिल्ली में खत्म हो जाएगी। इसी वजह से राहुल गांधी ने फिर उनकी बात मानी एंड में और तय किया कि हम अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं जाएंगे। मेरा आपसे इतना ही कहना है कि इन सब बातों पर हम ज्यादा ना जाए। हम ये सोचे कि क्या वजह है कि अरविंद केजरीवाल जैसे व्यक्ति जिसको 62 सीटें मिलती है, 68 सीटें मिलती है, इस बार केवल 22 सीटें। असली कहानी वो है। ये जो आप बैकग्राउंड स्टोरी चाहते हैं ये वगैरह वो सब छोड़िए। सर चाहते नहीं, देखिए विद्यार्थी, हम लोग पॉलिटिक्स के स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट का काम होता है टू स्टे क्यूरियस and ask questions. So the real question to ask is अरविंद केजरीवाल जिसको 3/4 बहुमत 2 बार मिली या 4/5 बहुमत 2 बार मिली, इस बार इतने कमजोर क्यों हुए? सर उस पर पूरे दिन डिस्कशन हो रहा है, उस पर भी आएंगे। नहीं उस पर नहीं। लेकिन अभी पहले विजेता की बात सुन लेते हैं जी। विजेता है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को कवर करते हैं राजदीप जी के वरिष्ठ मित्र हिमांशु जी।
हिमांशु जी बताने नहीं, जा आप रहे हैं इस तरह से प्रोग्राम कर रहे हैं जैसे मैं कोई अरविंद केजरीवाल या राहुल गांधी का नजदीकी हूं और हिमांशु जी जो है वो अमित शाह, परवेश वर्मा और नरेंद्र मोदी जी के करीबी है। हम केवल पत्रकार हैं। सर इतना सच नहीं बोलना होता है ऑन कैमरा। हिमांशु जी बताने क्या बात करते हैं आप? अरे मजाक कर रहा हूँ सर, इतना क्यों लोड लेते हैं आप? मैं कोई सर ट्रोल नहीं हूँ। आप संपादक, मैं संपादक। अरे आप बहुत बदमाश। नहीं, मैं बिल्कुल। देखिए होता क्या है ना, जिसको जैसे रजत सेठी हैं, ये देखिए, ये बहुत प्रतिष्ठित हार्वर्ड का कैनेडी स्कूल है, वहां से पब्लिक पॉलिसी पढ़ के आए हैं। अब ये मेरे मित्र हैं, हम दोनों कानपुर के लड़के हैं। अगर मुझे पब्लिक पॉलिसी में कोई चीज जाननी होगी तो मैं रजत को फोन करूंगा कि गुरु बताओ किस प्रोफेसर से बात करें, किस ऑथर की बात करें। मैं जानता हूं कि रजत सेठी दक्षिण पंथ की जो राजनीति है इस देश में, उस पर पिछले एक डिकेड से करीबी नजर रखे हुए हैं। सो ऑब्वियसली आई विल टॉक टू हिम, आई विल हैव सम इनसाइट्स। आपकी मित्र मंडली कौन है, आप किनके बीच उठते बैठते हैं, किनसे आपकी प्रॉक्सिमिटी है, आपका एक्सेस है, उससे आपका पता चलता है। चूंकि वो बीजेपी कवर करते हैं, रात दिन बीजेपी दफ्तर में रहते हैं, बीजेपी के नेताओं से बात करते हैं, तो उनसे बेहतर कौन बता पाएगा कि बीजेपी के अंतःपुर में क्या चल रहा है। आप विपक्ष के नेताओं से लगातार बात करते हैं। नहीं, मैं मेरे घर में बैठता हूं और क्रिकेट मैच देखता हूं। इट्स पार्ट ऑफ योर जॉब। आप इतना पर्सनल ले लेते हो, फिर कॉम्प्लिकेट हो जाती है चीजें। हिमांशु जी बताने जा रहे हैं दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। हिमांशु जी ये बता रहे हैं कि मैं नाम पर्ची लेके आया हूं। एक राजदीप जी का जवाब दे दूं, मेरे कोई दोस्त नहीं है, ना अमित शाह है, ना प्रधानमंत्री है, ना परवेश वर्मा है। नेता किसी का दोस्त नहीं होता है, ये बात राजदीप जी भी भली भांति जानते होंगे और मैं भी जानता हूं। हिमांशु जी जो दूसरी बात कहना भूल गए वो ये है, नेता किसी का दोस्त नहीं होता है। ऑन एयर हमेशा यही कहना चाहिए, ऑफ एयर दोस्ती बनी रहे। नहीं, ऑफ एयर भी मुझे लगता है खबरों की ही दोस्ती रहनी चाहिए, खबर मिलती रहनी चाहिए, खबर करते रहना चाहिए। मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है? इस बात पर आता हूं, कौन संभावना किसकी? आउटर दिल्ली है, जो बाहरी दिल्ली है। सर आउटर दिल्ली पे आएंगे, मुख्यमंत्री पद के दावेदार कौन है? संभावना मैं उसी पे आ रहा हूं, आपके सवाल पे ही हूं, मैं कहीं इधर उधर नहीं जा। क्योंकि आउटर दिल्ली पे जिस तरीके से एक ये कहा जाता है जाट और गुर्जर समाज है, वहां से परवेश वर्मा आए, नई दिल्ली सीट पे लड़े और उसका इफेक्ट आउटर दिल्ली पे लगा। वो इंफ्रास्ट्रक्चर के चीजें को छोड़ भी दें तो परवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट में बांध दिया। उनको ये कर दिया कि आप कुछ भी कीजिए, दिन में 5 से 6 घंटे आपको इधर रहना ही है, आपको यहां कैंपेन करना है। इसका नुकसान हम सब जानते हैं। अरविंद केजरीवाल को क्या हुआ, ना आम आदमी पार्टी दिल्ली में जीती, ना अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट जीत पाए। जी मुझे लगता है परवेश वर्मा एक बड़े कंटेंडर है सीएम फेस की रेस में। उसका कारण यह है, जिस दिन पोलिंग हुई उसके बाद और जब नतीजे आ गए, नई दिल्ली सीट का नतीजा आया, वो सबसे पहले अगर किसी से मिलने गए तो गृह मंत्री अमित शाह से मिलने गए हैं। दूसरे कंटेंडर के रूप में अगर मैं देखूं तो सतीश उपाध्याय हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का ब्राह्मण चेहरा है, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, डीयू के अध्यक्ष रहे, दिल्ली युवा मोर्चा में रहे, एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन रहे हैं। वो एक बड़े फेस हो सकते हैं, संघ के करीबी हैं। विजेंद्र गुप्ता दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, डूसू में रहे। शीला दीक्षित के खिलाफ ताल ठोकी थी जब अरविंद केजरीवाल जीते 2013 में, विजेंद्र गुप्ता हारे, 2009 में लोकसभा लड़ा, 3 बार के वो विधायक है। 15 उन्होंने चुनाव जीता, 20 और अब इस बार चुनाव जीता है। मुझे लगता है जितेंद्र महाजन संघ के बहुत करीबी लोगों में, भारतीय जनता पार्टी के अंदर वैसे संगठनात्मक दृष्टि से देखें तो वो कभी नहीं दिखते, वो बैकरूम चेहरे के रूप में ज्यादा काम करते हैं। 3री बार विधायक बने हैं और पार्टी के बढ़िया चेहरे हैं। पंजाबी चेहरों में अगर जो हम कहते हैं जैसे दिल्ली की टर्मिनोलॉजी में कि पंजाबी बढ़िया हैं, तो एक वो हो सकते हैं। आशीष सूद जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी हैं, गोवा के प्रभारी हैं, कॉर्पोरेटर रहे हैं, पार्टी दिल्ली में महासचिव का रोल है। पार्टी आला कमान के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं और वो एक पंजाबी चेहरे के तौर पर देखे जा सकते हैं। और मुझे लगता है पवन शर्मा बड़ा चेहरा है, संगठन मंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी में, 2री बार विधायक बने हैं, 2013 में जीते थे, 2025 में चुनाव जीते हैं। कुछ चेहरे हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी दांव लगा सकती है चुनाव पे। क्या किसी दलित विधायक को या इकलौते लोकसभा के दलित सांसद को मुख्यमंत्री बनाए जाने की संभावना है हिमांशु?
मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो पिछले कुछ सालों में परंपरा रही है, वो यही परंपरा है कि विधायकों में से ही जो है वो मुख्यमंत्री बनाया जाए। चाहे आप मध्य प्रदेश, योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के सांसद थे जब बनाए गए मुख्यमंत्री। मैंने 17, आप मुझसे बात कर रहे हैं 17 की, मैंने कहा कुछ सालों से। मैंने आपसे कहा सर वो तो फैसलों से परंपराएं बनती और बिगड़ती हैं। परंपराएं बनती है, लेकिन एक पार्टी का पैटर्न है, क्यों लोकसभा चुनाव में जाना। अभी बहरहाल क्योंकि 7 MP है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन प्रवेश वर्मा वहां से MP थे, अभी इस बार टिकट कटा है, तो पार्टी के पास कई चेहरे हैं विधायकों में। पार्टी क्या तय करेगी नहीं करेगी ये तो पार्टी आलाकमान का पार्लियामेंट्री बोर्ड। दिल्ली के मुख्यमंत्री के थ्रू एक पॉलिटिकल नैरेटिव भी तो गढ़ा जाएगा। There's a reason ना मोहन सिंह यादव को विष्णुदेव साय को बनाया गया मुख्यमंत्री है। अगर विष्णुदेव साय को या मोहन यादव को बनाया गया तो एक मैसेजिंग भी तो होती है ना सर। नहीं, वही मैसेजिंग मैंने आपको बताई। 2 वैसे मैंने आपको कैंडिडेट बताए, एक हरियाणा के ब्राह्मण का बताया, एक उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण का बताया आपको मैंने। अरे ब्राह्मण बना तो दिए राजस्थान, भजन लाल शर्मा, कितना ब्राह्मण बनाएंगे? नहीं ब्राह्मण, मैंने आपको एक पार्टी के जो दायरा है, जो सोशल इंजीनियरिंग है, सर मैं उसी सोशल इंजीनियरिंग क्या लगेगा, मैं उसी मुझे लगता है इंजीनियरिंग के तहत ना मैं तय करूंगा दलित चेहरा कौन हो सकता है। जो मेरी संभावनाएं मुझे समझ आई, मैंने उस सोशल इंजीनियरिंग जो पार्टी की सोच हो सकती है उस पे कहा। एक अगर दलित चेहरा कोई हो सकता है दिल्ली से, जी दिल्ली से कोई दलित चेहरा हो सकता है। और मुझे लगता है दलित चेहरा तो नहीं होगा, लेकिन अगर उप मुख्यमंत्री बनाया गया तो दलित चेहरा जरूर हो सकता होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजकुमार चौहान है, कांग्रेस से भाजपा में आए हैं, जो जीते हैं, उनमें कोई नाम बताइए ना। मोहन सिंह बिष्ट का आपने नाम नहीं लिया, नॉन दलित। मोहन सिंह बिष्ट 6ठी बार विधायक बने हैं, वो स्पीकर हो सकते हैं, वो भी उत्तराखंड के चेहरे हैं। तमाम समीकरणों को देखना, मैंने कुछ आपको समीकरणों के हिसाब से नाम बताए, इनमें से अगर कोई हुआ, अगर भारतीय जनता पार्टी जो कास्ट कॉम्बिनेशन 10 साल के आगे का जो देखकर चलती है, जिसपे रजत आपको ज्यादा बेहतर बताएंगे, जब सोनेवाल को वहां असम में मुख्यमंत्री बनाया गया तो रजत पीछे से पूरा चुनाव देख रहे थे। मैं रजत जी से मिला भी था, और वहां सोनेवाल को प्रोजेक्ट करके गई थी भारतीय जनता पार्टी, जो असम गण परिषद से 2012 में आए थे भारतीय जनता पार्टी जी। तो ये तो तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी के अंदर चलती ही रहती हैं। अब किसको बनाया जाएगा नहीं जब बनाया जाएगा, मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ये तय करेंगे। अरे वो तो वो करेंगे, हम रिपोर्ट करेंगे, पर उसके पहले हम और आप राजनीतिक विश्लेषक कुछ चर्चा भी करेंगे, सिर्फ इंतजार करेंगे। रजत सेठी, व्हाट वर्कड फॉर बीजेपी? नोबडी वाज गिविंग देम अ चांस कपल ऑफ मंथ्स बैक। ऐसा माना जा रहा था कि वो बहुत प्रयास करेंगे तो 20 सीट 25 सीट, लेकिन धीमे धीमे बूथ मैनेजमेंट, नैरेटिव मैनेजमेंट, कैंडिडेट दे केप्ट इट लोकल, कोई उन्होंने पूरे पैन दिल्ली केजरीवाल के वर्सेस फेस नहीं दिया, करप्शन पर फोकस रखा, जिस रेवड़ी कल्चर की वो मुखालफत करते थे उसके मामले में भी उन्होंने अपना पिटारा खोल दिया। क्या क्या काम किया बीजेपी के हक में? नाउ वी हैव द रिजल्ट्स। मुझे लगता है एक चीज़ जो बीजेपी ने किया, जानबूझ के किया हुआ, वो ये था उन्होंने इलेक्शन को काफ़ी बोरिंग रखा। और वो बोरिंग इसलिए रखा क्योंकि उनको लगता था अगर किसी नुपुर शर्मा को जैसे ले आए, कई सारे समर्थक बीजेपी के सोशल मीडिया पर भी बोल रहे थे, बट उन्होंने किसी भी समय ऐसा नहीं सोचा कि हमको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना है। परिस्थितियों को उन्होंने समझा था कि केजरीवाल खुद ही स्लिप कर रहे हैं, उनके पास वो क्रेडिबिलिटी नहीं बची, जो मॉरल कैपिटल था उनका वो खत्म हो चुका था, इरोड हो चुका। तो उनको लगा जब वो गलती कर ही रहे हैं तो हम अपनी तरफ से इलेक्शन में कुछ एक एक्स फैक्टर लाने की प्रयास करेंगे, और अगर वो उल्टा पड़ गया तो क्या होगा। मुझे लगता है इसीलिए कई बार गोइंग टू सिंपल बेसिक्स पे अगर आप जाना, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट प्रिंसिपल सोचने पे ही सोल्यूशन निकल आता है। हायर ऑर्डर पे सोचने की आवश्यकता कई बार नहीं पड़ती है। बीजेपी ने जो मूलभूत चीजें हैं, जो उसके पास ताकत थी कि उसके कई प्रदेशों में कई सारे समुदायों के लीडर्स हैं, उन्होंने सबको दिल्ली बुलाया। कई सारे मंत्री हमारे उत्तर प्रदेश के और हरियाणा की तरफ से आए, एक एक मंत्री को तो एक सूची दे दी गई कि ये गलियों में आपको टहलना है, इन गलियों के अलावा आप कहीं पाए नहीं जाने चाहिए। तो एकदम स्ट्रिक्ट तरीके से सबको डिफाइन किया गया कि कहाँ कहाँ काम करना है। ड्राइंग रूम्स में बैठ के मीटिंग हुई, आम जनमानस से जैसे संपर्क हो सकता है वो करने की कोशिश करी। अब आप सोचिए, अगर पूर्वांचली समाज कहीं पे बसा हुआ है, उसमें उत्तर प्रदेश के कोई पूर्वांचल से, गोरखपुर वगैरह से कोई नेता आए और उनके बीच में बैठ के चाय पानी नाश्ता करें और समझाएं, आम बात करें, तो ये ज्यादा कारगर है ना बनस्पत इसके कि आप बड़ी बड़ी पब्लिक रैली करें, पब्लिक मीटिंग करें।
मुझे लगता है ये पब्लिक रैली, पब्लिक मीटिंग से ये सब बाकी प्रदेशों में जिसमें कि एक अच्छा खासा तबका रूरल बेल्ट का भी हो, वो सब चलता है, लेकिन दिल्ली में आप कितनी रैली कर लेंगे? और दिल्ली में कौन जाता है पब्लिक रैलीज में? आपको ढोके ले जाना पड़ता है। तो मैसेज पे मोदी जी ने सेट किया, आपदा बड़ा बढ़िया चिपका, बड़ी कोशिश करी आम आदमी पार्टी ने और केजरीवाल जी ने विशेष रूप से कि इसका कुछ एक ऐसा टैग लगा दीजिए बीजेपी पे कि वो चिपक जाए। तो उन्होंने बोला गाली गलौज पार्टी, गुंडा पार्टी और तमाम चीजें बोलने की कोशिश करी, लेकिन उतना कुछ चिपका नहीं उनके ऊपर। लेकिन आपदा एक कॉइनेज ऐसी थी जो कि बड़ा शार्प पॉलिटिकल दिमाग से उन्होंने निकाला और वो बढ़िया चली। और लगातार मैं मानता हूं, व्यक्तिगत रूप से मुझे ऐसा लगता है ये नेगेटिव वोट था। केजरीवाल को जनता बाहर का रास्ता दिखाना चाहती थी और सामने कोई भी होता उसको जनता स्वीकार करती, लेकिन इससे निजात पाना जनता ने अंडरलाइन एक स्टेटमेंट सोच के चला था। देखिए, जब आप ये कह रहे हैं कि नेगेटिव वोट था, मेरे सामने परसेंटेज है वोट का, रजत, है ना, आप तो नंबर गेम में माहिर हैं। आम आदमी पार्टी को 43.55% वोट मिला है, विच इज अ सब्सटेंशियल नंबर। कोई भी पार्टी जो 40% को पार करे, राइट, क्योंकि यहाँ सीधा मुकाबला है। 43.55 आम आदमी पार्टी, बीजेपी को 45.85। लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा कि जेडीयू और एलजेपी भी उनके साथ थी, और अगर वो हम नंबर जोड़ दें तो 1.32% और ऐड होता है इसमें, और तब बीजेपी का जो नंबर है वो 47 के ऊपर चला जाता है, और 3-3.5 का, है ना, 4 के आसपास जी, डिफरेंस आ जाता है। तो उनका कोई बहुत शार्प डिप आया हो 20% 25% का, वैसा नहीं है। वो अभी गेम में बने हुए थे, लेकिन चूंकि बाइपोलर मुकाबला है तो 43 और 47 में एक वो क्लियर आपको डिवीजन दिखता है। देखिए, ये कोई नौसिखिया पार्टी तो है नहीं, 10 साल से है और जमीन पे इतने इन्होंने कार्यकर्ता भी बना लिए हैं, एमसीडी का चुनाव जीता है, तो नीचे तक बिल्कुल घुस चुकी थी ये पार्टी। प्रॉब्लम यही होता है जब आप अपने बेस को तैयार कर लेते हैं, वो बेस किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो बीजेपी का ही क्यों ना हो, वो 40% तक लाके गाड़ी रुक जाती है। और वो 40% बीजेपी की 32 से 38 के बीच में झूल रही थी विधानसभा। बिल्कुल, और ये स्टेप अप जो हुआ 30 से 40 तक आने का, वो मोदी जी की वजह से हुआ। बट गाड़ी उसके आगे नहीं बढ़ती, आप जितनी जान लगा दें, जब तक कि ऐसा कुछ एक भारी मूवमेंट ना हो, आप हवा ना बना लें अपनी। केजरीवाल ने, मुझे लगता नहीं इस चुनाव में हवा बनाने की कोशिश भी करी, क्योंकि बनी नहीं रही थी कहीं से, कुछ एक ऐसा सिस्टम नहीं बन पा रहा था जिसके बलबूते वो हमेशा से 15 से 20% अपनी तरफ खींचते थे। देखो, ये मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूं कि केजरीवाल ने हमेशा, इसके पहले जितने भी इलेक्शंस हुए दिल्ली के अंदर, उन्होंने मोदी बनाम केजरीवाल चुनाव होने नहीं दिया। उन्होंने इतना सॉफ्ट और इतना डेलिकेटली पेडल किया इस चीज को कि जो मोदी के कोर समर्थक हैं, वो मोदी जी के कोर समर्थक का भी वोट मुझे मिले, और मेरी पार्टी जो 40% तक ले जा सकती है उसका भी वोट मिले। तो कई ऐसे लोग हैं, करीब 15% वोट शेयर ऐसा है दिल्ली में, जो कि अगर केजरीवाल सॉफ्ट तरीके से जय बजरंग बली भी बोल रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं और मिडिल क्लास की एस्पिरेशंस को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो उनको लगता है चलो केंद्र में हमने मोदी जी को बिठा दिया, अब दिल्ली में ये चलने देते हैं, ये चेहरा है, करेंगे, उम्मीदें हैं इनसे, इन सब चीजों को लेके जनता वोट कर देती थी। बट ये हर बार ये एज्यूम करना है कि नहीं, बीजेपी अगर लोकसभा में 60 के ऊपर जाती हो, वो 20% स्लिप कर ही जाएगी अपने आप, ये उनका एजम्पशन था जो कि फेल किया। और मैं फिर से कहूंगा, देखिए, हर पार्टी का एक केंद्र होता है, एक कोर आइडियोलॉजी होती है। वो कोर आइडियोलॉजी भी मत बोलिए, एक सेट ऑफ आइडियाज होते हैं जिसके अराउंड आप कोएल्स करते हैं, अपने आप को, पूरी पार्टी को, पूरे संगठन को बांधने की कोशिश करते हैं। बीजेपी का वो हो सकता है, वो हिंदुत्व उसका कोर हो। आम आदमी पार्टी का जो कोर जो था, जिस कोर आइडिया पे खड़ी हुई थी, वो था कि ये राजनीति इस तरह से नहीं चल सकती, इस देश को हम एक नई राजनीति, एक नया प्लेन देना चाहते हैं, नया ब्लैंक देना चाहते हैं। जी रजत, विल कम बैक टू यू। हमारे साथ रामेश्वर दयाल जी हैं, नवभारत टाइम्स अखबार से जुड़े रहे हैं लंबे समय से, और मैं दर्शकों को बता दूं, जब साल 2007 में मैंने बतौर ट्रेनी जर्नलिस्ट अपना करियर शुरू किया था इस अखबार के साथ, तब रामेश्वर दयाल जी वहां पर दिल्ली के वरिष्ठ राजनीतिक संवाददाता हुआ करते थे। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? प्रणाम। बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। रामेश्वर जी, आप मतलब अभी भी कर रहे हैं, पर जब आप पहले पॉलिटिकल रिपोर्टिंग कर रहे थे, वो शीला दीक्षित का दौर था, जब तब हम सुना करते थे कि अब वो जो मिठाई वाले हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, अब उनकी दावेदारी है, फिर एक वालिया साहब थे वित्त मंत्री, अब उनकी दावेदारी है, फिर होता था कि नहीं जेपी अग्रवाल की दावेदारी है, वो बड़े क्लोज हैं, और सोनिया गांधी के दरबार में अब शीला दीक्षित की वक्त कम हो गई, अब गई कि तब गई।
ये सारी बातें 2007 से लेकर 12 तक चलती रहती थी, कॉमनवेल्थ के बाद और भी चली। आपने वो दौर देखा और फिर अरविंद केजरीवाल का दौर देखा और अब भाजपा की वापसी। मैं सर, दिल्ली के चुनाव में आपको क्या बड़े बदलाव नजर आ रहे हैं पिछले 1.5 दशक में? दिल्ली की राजनीति में बहुत बदलाव हुआ है। जो एक डिसेंट राजनीति होती थी, आरोप प्रत्यारोप भी बड़े प्यार और अपनेपन से लगाए जाते थे, वो अब दिल्ली के अंदर पिछले 1 दशक से खत्म हो चुके थे। सीधे अबे तबे की भाषा के अंदर बात की जा रही थी। हमने शीला दीक्षित का दौर भी देखा है मैंने, और मैंने तो मदन लाल खुराना जी का भी दौर देखा है। 1993 में मैंने उनको कवर किया था। शीला जी को कवर किया, साहिब सिंह जी को कवर किया, सुषमा जी को कवर किया, शीला जी के बाद शीला जी को कवर किया, और अरविंद केजरीवाल जी को भी मैंने कवर किया। तो दिल्ली की राजनीति जो है ना, बहुत तीखापन आ गया उसकी राजनीति के अंदर। जो प्यार और अपनापन था वो राजनीति में नहीं रहा, और ये लगातार अभी भी जारी है। मतदाताओं के प्राथमिकताओं के स्तर पर कोई बदलाव? पहले हम सुनते थे पूर्वांचली वोटर, जाट वोटर, सिख वोटर, ऐसे ग्रुपिंग्स ही बता दी जाती थी। आपको लगता है कि वो लाइंस ब्लर हुई हैं या अभी भी सरफेस के नीचे कहीं वो आइडेंटिटीज कायम है? देखिए, पर्सनली मेरा मानना यह है कि दिल्ली के अंदर जातिवाद और क्षेत्रवाद वाला मामला ना वो बहुत कम होता है। लेकिन फिर भी एक हम पत्रकारों की आदत है, तो हम उसको बताने का प्रयास करते हैं। मैं एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। 1-2 जगह वो मैंने एग्जाम्पल भी दिया था। साहब सिंह वर्मा वो शालीमार बाग विधानसभा सीट से जीते थे। ये सीट बनियों की और पंजाबियों की सीट है, जबकि वो साहब सिंह वर्मा जी बुंडका इलाके के रहने वाले थे, वहां के निवासी थे, ग्रामीण क्षेत्र था वो, तो वो वहां से जीते। तो इसका मतलब वहां पे जातिवाद और क्षेत्रवाद वाला मामला कुछ काम नहीं आया। इसके अलावा प्रवीण कुमार जो जंगपुरा से 2 बार जीते, जहां पे आप सिसोदिया जी जहां से अब हारे हैं, तो प्रवीण कुमार जी उड़ीसा के रहने वाले थे। वो 2 बार पंजाबी बहुल और सिख बहुल सीट से वो जीते। तो क्षेत्रवाद और ये जातिवाद वाला मामला मुझे नहीं लगता दिल्ली के अंदर काम करता है। दिल्ली के अंदर लोगों को सुविधा चाहिए। दिल्ली देश की राजधानी है, लोगों को सुविधाओं की दरकार है। फ्री बीज 1% तक मुझे लगता है काम करता है, लेकिन मेरा मानना है कि जिस सुविधाओं की दिल्ली के लोगों को दरकार थी, वो सुविधाएं उन्हें मिल नहीं पा रही थी, और यही विचलन आम आदमी पार्टी के लिए परेशानी का सबब बना। और यही हालत है कि इस 62 सीट वाली जो आम आदमी पार्टी थी वो 22 सीटों पे सिमट गई, और जो मात्र 8 सीटों वाली बीजेपी थी वो 48 सीटों पे आ गई। तो एक सुविधा देने वाली बात है, देश की राजधानी को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा फिलहाल मुझे नदारत होती या कम होती नजर आ रही थी। इसीलिए लोगों ने मन बनाया और अरविंद केजरीवाल जी को बदल दिया। दिल्ली वालों को लगने लगा था कि अरविंद केजरीवाल जी कहीं दिल्ली का नुकसान तो नहीं कर रहे। एक देश की राजधानी का जो एक गौरव होता है, देश की राजधानी का जो एक स्ट्रक्चर हो रहा है, कहीं वो उसके ऊपर कुठाराघात तो नहीं कर रहे थे। और मुझे लगता है कि कुछ हद तक लोग जो सोच रहे थे वो गलत भी नहीं सोच रहे थे। अगर आप कहेंगे तो मैं उसके बारे में आपसे डिटेल मैं आपको बता सकता हूं, बताइए। लेकिन यही कि दिल्ली की जनता सिर्फ इसलिए बदलाव चाहती थी कि उसे सुविधा चाहिए देश की राजधानी में रहने के लिए। नहीं, जो आप कह रहे थे कि अगर आप चाहें तो डिटेल में बता सकता हूं, वो तो बता दीजिए। देखिए, दिल्ली के अंदर फिलहाल जो है ना 3 समस्याएं बहुत ज्यादा है, बहुत गंभीर समस्या है, जिस पे बात की जानी जरूरी है। हो सकता है कि आपके जो इससे पहले जो लोग आए हों वो लोग इस पे बात कर चुके हों, लेकिन मैं उन समस्याओं को बहुत गहराई से देख रहा हूं, और मैं उन सुविधाओं को लेकर बहुत परेशान और विचलित हूं, और विक्षिप्तावस्था जैसी हालत भी मेरी आ जाती है। वो कैसे आती है मैं आपको बताऊंगा। दिल्ली के अंदर पानी की समस्या बहुत भयानक है। पानी नहीं आता, और अगर पानी भी आता तो कई इलाकों के अंदर वो कंटामिनेट आता है, वो प्रदूषित पानी आता है। एक ये समस्या। दूसरी समस्या क्या है कि दिल्ली के अंदर जो सड़कों की हालत है वो दिल्ली के अंदर पहले कभी भी नहीं थी। 1993 में जब खुराना की सरकार आई थी, सरकार आने से पहले यहाँ पे एमसीडी काम करती, तब भी सड़कों की हालत इतनी बुरी नहीं थी जितनी बुरी आज हालत है। आज अगर आप 2 व्हीलर पे चलेंगे तो देखिए कॉलोनी के अंदर तक सड़कों का बुरा हाल है, मेन रोड की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। तीसरी जो समस्या सबसे ज्यादा जो मुझे प्रभावित करती है वो दिल्ली के लोगों वो है ट्रैफिक जैम। ठीक है, उसके अंदर ट्रैफिक पुलिस का भी रोल है या और भी बातें हैं कि यहाँ पे गाड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन ये 3 बातें तो है ना जो देश की राजधानी के लोगों को परेशान कर रही है। प्रदूषण भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन चूंकि प्रदूषण का मुद्दा ऐसा है कि वो केंद्र सरकार और समीपवर्ती राज्यों के साथ मिलकर सुलझाया जाना जरूरी है। लेकिन ये 3 मामले ऐसे थे जो दिल्ली के लोगों को बहुत दिनों से परेशान कर रहे थे, और मुझे लगता है कि शायद इन्हीं समस्याओं ने उनका मन बदला। शुक्रिया रामेश्वर दयाल जी। हिमांशु जी, थोड़ा एक क्विक सा रिस्पॉन्स बताइएगा। प्रवेश वर्मा को नई दिल्ली से लड़ाने का विचार, ये इसके पीछे क्या रणनीति थी? क्या वो इकलौते
चॉइस थे, कई नामों पर विचार हुआ और फिर चुनाव कैसे? क्योंकि आज की जो दूसरी बड़ी खबर है बीजेपी की सरकार बनने और आम आदमी पार्टी की हार के बाद, वो ये कि अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से खुद चुनाव हार गए। हिमांशु, देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने प्रवेश वर्मा को बुलाया, उनसे पूछा कि आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? उन्होंने कहा हाँ मैं लड़ूंगा और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। पार्टी अध्यक्ष को लगा इससे बड़ा कोई चेहरा अरविंद के खिलाफ अभी नहीं मिल सकता। 2020 में सुनील यादव जो दिल्ली बीजेपी के सेक्रेटरी हैं उनको मैदान में उतारा, वो रात तक प्रदर्शन कर रहे थे जब तक उनका नाम अनाउंस नहीं हुआ था कि मुझे टिकट दीजिए। जब उनका टिकट अनाउंस हो गया तो अगले दिन वो जो दिल्ली के प्रभारी थे श्याम जाजू, उनके घर गए सुबह और उन्होंने कहा मेरी जगह मेरी पत्नी को टिकट दे दीजिए। तो प्रवेश श्याम जाजू को लगा ये बहुत एम्बैरेसमेंट वाली सिचुएशन हो जाएगी, अगर ये बात बाहर आएगी। वो सीधा सुनील यादव को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर गए और उनको सुनील यादव को मनाया गया कि आप मानिए, आप चुनाव लड़िए, पार्टी आपके साथ खड़ी है। सुनील 15,000 से चुनाव हार गए, लेकिन प्रवेश ने खुद आगे से आकर यह कहा कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और वो भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लड़ेंगे, क्योंकि इससे पहले प्रवेश वर्मा महरौली से विधायक रह चुके हैं, 2 बार सांसद रहे हैं पश्चिमी दिल्ली से। लेकिन इस बार उन्होंने खुद से पार्टी के ऐसी सीट से टिकट मांगी, पार्टी से जो सीट सबसे टफेस्ट सीट थी, नई दिल्ली सीट, वहां आकर उन्होंने कहा मैं लड़ूंगा। तो पार्टी ने उनकी बात को स्वीकार भी किया, टिकट भी दिया और आप देखिए नतीजे। दूसरी चीज, नई दिल्ली सीट पर विप्लव देव कुमार को लगाया गया था और कस्तूरबा नगर में। आप जो बात अभी रजत जी कह रहे थे ना, मैं उसमें एक बात जोड़ देता हूं। बहुत ही माइक्रो मैनेजमेंट किया बीजेपी ने। जितने सांसद हैं दिल्ली के अंदर लुटियंस में रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के और उनके अलायंस पार्टनर्स के, उनके पीएस को बुलाए, उनको बताया गया कि आपको जाके कैसे कैंपेन करना है पार्टी के लिए। ऐसा ना हो कि आपके घर में जो सर्वेंट क्वार्टर है वो किसी और को वोट दे दे, ये तक समझाया गया है। ये है माइक्रो मैनेजमेंट। और एक और चीज जो मैं आपको बोल रहा हूं, बीजेपी ने पहले फैसला लिया कि निगम पार्षदों को टिकट नहीं देंगे, लेकिन अंत में फैसला बदला, क्योंकि 2020 में ये हुआ था और उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी ने उठाया था। भारतीय जनता पार्टी ने, रजत जी एक चीज नहीं कह रहे हैं, मैं उसको बोल देता हूं, फ्री बीज को कंटिन्यूस रखा और 2500 रुपए महिलाओं के लिए देने की बात कही। आयुष्मान योजना में 5 लाख सरकार का, केंद्र सरकार का, 5 लाख दिल्ली सरकार की घोषणा की, अन्य राज्यों में भी चल रही है। 500 रुपए में सिलेंडर की बात की, होली और दिवाली पे एक सिलेंडर फ्री देने की बात की है। फ्री बीज भी एक बहुत बड़ा कारण है भारतीय जनता पार्टी की इस विक्ट्री में। रजत जी माने, भारतीय जनता पार्टी के लोग माने या ना माने, लेकिन एक बड़ा फैक्टर है। भारतीय जनता पार्टी छोटी छोटी चीजों को फोकस कर रही थी, जैसे रजत बता रहे थे कि हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के लोगों को लाएगा। नहीं साहब, वहां के नहीं, जितने सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, एनडीए के, उनको लगाया गया। तेलंगाना के लोगों को, आंध्र के लोग जहां रहते हैं, आंध्र, उनको वहां लगाया गया। महाराष्ट्र के लोग जहां पे मराठी हैं, उनको दिया गया दायित्व। गुजरात की संख्या है 3 लाख के करीब वोटरों की, दिल्ली के अंदर गुजरात के सांसदों को लगाया गया, मंत्रियों को लगाया गया। तमाम तमिलनाडु, केरल, जहां के नेता हैं, जहां पॉपुलेशन है, जहां ब्लॉक है, जो गली गली की बात कर रहे थे रजत, कि 2 गलियों में जाना, वो उन्हीं को जिम्मेदारी दी गई। एक 2 सांसदों को एक मंडल की जो जिम्मेदारी दी गई। एक विधानसभा में 4 मंडल है। ये माइक्रो मैनेजमेंट था। उसके साथ ये सारा ताना बाना बुना गया। बड़े मंत्रियों में धर्मेंद्र प्रधान को जो है वो ग्रेटर कैलाश और मालवीय नगर की जिम्मेदारी दी गई। भूपेंद्र यादव को जो है वो महरौली और बिजवासन की, यादव बेल्ट है वहां, यादव और जाट ज्यादा है, उनकी वहां जिम्मेदारी गई। पीयूष गोयल को जो है दिल्ली कैंट वजीरपुर की जिम्मेदारी। मनसुख मांडविया को जो है वो शकूर बस्ती और मादीपुर की जिम्मेदारी दी गई। सुनील बंसल जो है उनको, अगर मैं कहूं, हाँ, सुनील बंसल जो है शालीमार बाग और त्रिनगर, दोनों बढ़िया कम्युनिटीज की है, उनको वहां की जिम्मेदारी। विनोद तावड़े जनकपुरी उत्तम नगर की जिम्मेदारी। ब्रजेश पाठक आदर्श नगर और बुराड़ी की जिम्मेदारी। बुराड़ी सीट हार गए, आदर्श नगर भारतीय जनता पार्टी जीत गई, वहां से राजकुमार भाटिया हैं, वो लगभग 10,000 से ज्यादा के मतों से चुनाव जीते हैं। तो ये माइक्रो मैनेजमेंट। नो, अनुराग ठाकुर को मुस्तफाबाद और करावल नगर की जिम्मेदारी दी गई है। ये चीजें जो है ना, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार कोई ऐसी गलती नहीं की है।
जो 2013 में, 15 में, 20 में हुई। मैं 2 घटना बता दें सौरभ जी। जब 2015 में किरण बेदी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया तो कहा गया 7 सांसद जाएं उनके घर पर, आनंद लोक एक जगह है वहां जाएं और उनके साथ चाय पीजिए। तब रमेश बिदुड़ी ने कहा ये कौन है भाई, इनके साथ इनके घर क्यों जाएंगे हम चाय पीने। तब वो मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार घोषित नहीं हुई थी, सिर्फ पार्टी में शामिल हुई थी। किरण बेदी का दूसरा किस्सा है, वो कृष्णानगर से चुनाव लड़ी थी और उस कृष्णानगर सीट पर डॉक्टर हर्षवर्धन जो 2013 में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे थे, उनके सीट पे चुनाव लड़ा और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से और जनता से किरण बेदी ने यह कहा कि यहां कोई काम ही नहीं हुआ 20 साल से। तो उन्होंने कहा भाई 5 बार के तो हमारे ये विधायक थे, अब काम नहीं हुआ तो इसकी शिकायत आज बड़े संवैधानिक पद पर हैं। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष को कहा था, उन्होंने कहा ये सीट हार जाएंगी किरण बेदी। तो उन्होंने कहा कैसे, सारी सीटें हम जीत रहे हैं, ये कैसे हार जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं सर हार जाएंगे क्योंकि ये पार्टी के कार्यकर्ताओं को कह रही है 20 साल से यहाँ कोई काम नहीं। इस तरीके से जो गलतियां थी ना छोटी छोटी, वो नहीं हुई। एक घटना है हरिनगर की, मैं बता देता हूं आपको। इंदु गोस्वामी करके एक राज्यसभा एमपी है भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने एक पूर्व कॉर्पोरेटर को मंच से उतार दिया और कहा आप मंच पे नहीं आइए, आप पार्टी के लिए डिसिप्लिन नहीं है। उसको मैनेज किया गया, वीरेंद्र सचदेवा ने मैनेज किया, वीडियो बाइट कराया, वायरल कराया, आप मत जाइए। उससे पहले उन्होंने अपने कार्यकर्ता, अपने समर्थकों की बैठक ली। नांगल राय एक जगह है दिल्ली से लगी हुई, वहां पर 600 कार्यकर्ता वहां पहुंचे थे। एक चीज छोटी मैनेजमेंट देखिए, अब 3 दिन तक शराब की दुकानें बंद रही। 5 तारीख 5 से जब से कैंपेन बंद हुआ, नतीजों तक जो है वो शराब की दुकानें बंद रखना, सेंट्रल ऑफिसेस को बंद रखना, ये तमाम ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीजें थी। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से जो है वो माइक्रो मैनेजमेंट की। ये चीजें ज्यादा फायदा देके गई भारतीय जनता पार्टी को और इसी कारण जो है बाइपोलर में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आपने देखा 22 वर्सेस 48 के जो नतीजे आए। शायद भारतीय जनता पार्टी को इतनी उम्मीद नहीं थी। अगर किसी नेताओं से बात करें तो 40-42 तक बात करते थे, लेकिन 48 सीटें आना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत सुखद समाचार है। क्योंकि रामेश्वर जी हैं, मेरे ख्याल से 93 में भारतीय जनता पार्टी 48 ही सीटें जीती थी। 47 जी। मैं रजत, चूंकि इस समय आपको जाना है इसलिए आपसे एक सवाल, फिर राजदीप जी उसके बाद आपके पास आऊंगा। एक जब आम आदमी पार्टी आई तो ये वो टर्म था जब इंडिया में बड़ी चर्निंग हो रही थी तेजी से, इंटरनेट आ रहा था, हिंदी नए सिरे से आ रही थी। अब टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार पढ़ना और चेतन भगत वाली इंग्लिश और उसके ऊपर की इंग्लिश पढ़ना ही आगे बढ़ने का, एस्पिरेशनल इंडिया का एकमात्र तरीका नहीं था। इफ़ यू नो योर जैम देन यू कैन गो अहेड, मतलब उसका अंग्रेजी हिंदी वाला मामला नहीं था। और लोगों को ये भी पता चल रहा था कि साहब बहुत सारे नए स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न, ये सबसे भी फैमिलियर हो रहे थे। तो कहा गया कि आम आदमी पार्टी एक पॉलिटिकल स्टार्टअप है, एक अर्बन फिनोमिना है। वो बहुत सारी नई चीज़ें लेकर भी आए थे 2013 में, कैंपेन के लेवल पे, वोकेबलरी के लेवल पे, मैनेरिज्म के लेवल पे। बाद में क्या हुआ, हमने देखा कि वो भी एक और पॉलिटिकल पार्टी जैसे हो गए, वैसे ही इल्ज़ाम, वैसे ही मैनेजमेंट, वैसे ही यूनिफाइड कमांड और वैसे ही सर्वशक्तिमान नेता वाली चीज़ जो भाजपा में और कांग्रेस में भी दिखती है। एक चीज़ और नोटिस की गई थी आम आदमी पार्टी को उभार के साथ कि बहुत सारे युवाओं को मौका मिला था। एकदम नए नए 26 साल, 28 साल, 30, 32 साल, 35 साल के लड़के लड़कियां एकदम से विधायक बन के घूम रहे थे। आज की तारीख में जो इनके 2-2, 3-3 टर्म के विधायक हैं वो समय नई उम्र के थे, राखी बिडलान, सौरभ भारद्वाज। एक सवाल है कि अब आम आदमी पार्टी के इस बड़ी हार के बाद और एक कन्वेंशनल पार्टी की जीत के बाद क्या आपको लगता है कि वो जो एक यूथफुलनेस आई थी उस पर विराम लगेगा, या सारी पार्टियां अपनी गति, अपने स्पेस और अपने मैनेरिज्म के हिसाब से कोऑप्ट करेंगी? देखिए, आम आदमी पार्टी और आईएससी इंडिया अगेंस्ट करप्शन, ये सब जो मूवमेंट शुरू हुआ था उससे एक नया आइडिया इवॉल्व हुआ। मैं आम आदमी पार्टी को एक एक्सपेरिमेंट मानता हूँ, पॉलिटिकल पार्टी नहीं मानता हूँ। उस आइडिया की हत्या की गई और अरविंद केजरीवाल ने उस आइडिया की हत्या की है और मैं बहुत जिम्मेदारी से बोलना चाहता हूं। अब कोई भी सोशल एक्टिविस्ट होगा, वो राजनीति में आना चाहेगा, जनता उस पर भरोसा नहीं करेगी। पढ़ा लिखा वर्ग वो भी आना चाहेगा राजनीति में, वो भी 10 बार सोचेगा, क्योंकि अगर वो अपने कोर आइडियल्स को नहीं टिका पा रहा है या राजनीति ऐसा विवश कर देती है कि आप अपने कोर आइडियाज को छोड़ दें
और वही राजनीति का जो एक ढर्रा है उसी पे आके कैद हो जाए, तो कौन आना चाहेगा राजनीति में। इसीलिए मैं मानता हूं अरविंद केजरीवाल का फेल होना और उनकी करतूतों की वजह से फेल होना इतना बड़ा गहरा धक्का है ऐसे हर एक प्रयास को जो कि आज से होने वाले थे या भविष्य काल में होने वाले थे। सब लोग सोचेंगे। मैं फिर एक चीज कहूंगा, केजरीवाल ने जब प्रयास शुरू किया वो उन्होंने जिस तरह से मिडिल क्लास को अपील किया, मिडिल क्लास को क्या चाहिए, उनके लिए मॉरल एस्पेक्ट या मॉरल कैपिटल सबसे ज्यादा वरीयता रखती है सारे मुद्दों को छोड़ के। एक व्यक्ति के पास में एक नियत कैसी है उस व्यक्ति की, उस व्यक्ति की नियत अगर अच्छी है तो जनता खड़े होने को तैयार थी। अब वो कब दोबारा खड़ी हो पाएगी, कब ऐसा एक्सपेरिमेंट होगा, मुझे तो नहीं लगता अभी कहीं होता हुआ, ना ही अब उसकी स्पेस बची है। ऊपर से केजरीवाल जी का अगर आप देखें, लगातार उन्होंने, हम देख रहे हैं कि खालिस्तानी सेंटिमेंट से भी काम किया, डीप स्टेट जो है यूएस का जो कि अनरावल हो रहा है हमारे सामने, रोज उसके नए नए किस्से आ रहे हैं, इन सब ऐसी ताकतों के साथ में भी जाने की कोशिश करी ताकि चुनाव में इनको कोई एक संबल मिल सके, सहारा मिल सके। ये सब करने की जरूरत क्या थी? अगर वो टिके रहते जिस कोर मुद्दे पे, और मैं पिछली बात यहीं पे मैंने रोकी थी, देखिए जो एक पार्टी का केंद्र होता है आप उसको नहीं छोड़ सकते। आप चुनाव हार सकते हैं, चुनाव जीत सकते हैं, अपने मूल चरित्र को नहीं हार सकते। इन्होंने अपना मूल चरित्र को छोड़ दिया और वहां से हटके उन्होंने सोचा कि ढर्रे की राजनीति करूं, एक वोट बेस बनाऊं, गरीबों का एक बेस बनाऊं, ये मुझे टिका के रख लेंगे। इन सब लाइन पर जाने से आप फिर यू आर कट आउट ऑफ द सेम क्लॉथ, आप एक ही जैसे हैं, कुछ एक नयापन नहीं है आपके अंदर। और वो नयापन नहीं होना, वही वो 4, 5, 6, 10% जो क्रिटिकल मास होता है, जो या तो विक्ट्री और हार के बीच का जो अंतर होता है, उसमें आके केजरीवाल फंस गए हैं। अब वो विधायक भी नहीं है, किसी संवैधानिक पद पर नहीं है। अब उनकी राजनीति का भविष्य क्या होगा, और उनको युवा बहुत बारीकी से देखेंगे कि अब वो कैसे क्रेडिबिलिटी को पुनर्स्थापित करते हैं, जो कि एक लगभग असंभव प्रक्रिया होने वाली है। मैं राइट ऑफ नहीं कर रहा हूं, मैं पॉलिटिकल ऑबिचुरी नहीं लिख रहा हूं, बट मैं फिर भी ये कहूंगा उन्होंने जो क्रेडिबिलिटी खोई है उसको हासिल कर पाना, जनता की आंख में आंख डाल के दोबारा से बोल पाना कि मैं वही केजरीवाल हूं जो ईमानदार केजरीवाल है, कट्टर ईमानदार है, ये सब अब दोबारा बोल नहीं पाएंगे वो। राजदीप जी, आप सहमत हैं रजत सेठी से? कुछ हद तक हाँ। मैंने सुना रजत सेठी और अरविंद केजरीवाल एक ही आईआईटी में, मेरे आईआईटी के सीनियर थे, आईआईटी से सीनियर थे। कभी कभी जब आप सीनियर के बारे में बात करते हैं ना, तो अगर आप भावनात्मक होते हैं, हाँ आप भावनात्मक होते हैं, तो रजत थोड़ा बहुत भावनात्मक हो रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल 2013 में एक मिडिल क्लास हीरो की तरह आए थे सौरभ, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, उसी समय नरेंद्र मोदी भी एक तरह से मिडिल क्लास हीरो की तरह से आए थे। दोनों में एक खासियत थी, वो किसी परिवार से जुड़े नहीं थे, वो एक तरह से सेल्फ मेड थे। जब राहुल गांधी पर आप आरोप लगाते थे वो खास परिवार से आते हैं, नामदार हैं, ये आरोप आप केजरीवाल पर नहीं लगा सकते थे, ना ही नरेंद्र मोदी जी पर उस समय लगा सकते थे। तो केजरीवाल उस एक तरह से उस पूरे टाइम पर आए सौरभ, जब कई लोग थे जो कांग्रेस से बहुत नाराज थे और उनको बीजेपी पर पूरी तरह से विश्वास नहीं था। एक तबका हुआ आया था दिल्ली में, खास करके मिडिल क्लास, जिनको लगा यार कोई नई पॉलिटिक्स होनी चाहिए। उस पॉलिटिक्स के रिप्रेजेंटेटिव अरविंद केजरीवाल थे। आप देखेंगे कि पहले 1-2 साल में केजरीवाल ने उस इमेज को आगे बढ़ाने की बहुत कोशिश की, मैं अलग पॉलिटिक्स करूंगा। मुझे लगता है अगर आप मुझे एक टर्निंग पॉइंट पूछे, मैं आपको एक कहानी आज बताऊंगा जी। 2022 के चुनाव होते हैं जी, केजरीवाल पंजाब जीतते हैं। उसके कुछ महीनों बाद मैं उनको मिलने गया, तो मैंने कहा अरविंद जी अब क्या? तो उन्होंने कहा अब तो गुजरात, हम तो गुजरात जा रहे हैं। आई एम क्लियर दैट कांग्रेस जो है वो बीजेपी को टक्कर नहीं दे सकती है, जहां भी कांग्रेस कमजोर है हम जाएंगे। उनके ख्याल में छत्तीसगढ़ भी था, मध्य प्रदेश भी था, जहां उनको लगा 2 पार्टी सिस्टम है, केवल कांग्रेस और बीजेपी, और कांग्रेस विफल हो रही है बीजेपी को हराने में, तो हम उन जगहों में जाएंगे और हम अपनी ताकत आजमाएंगे और बीजेपी को चैलेंज देंगे। उसी टाइम मुझे लगता है बीजेपी ने तय किया अब अरविंद केजरीवाल हमारे नाक में दम कर सकता है। गुजरात में आना, वहां जाकर कहना कि मैं कृष्ण की तरह आया हूं, कंस को की हत्या को खत्म कर दूंगा, वही टाइम है सौरभ जब ये दिल्ली लिकर स्कैम उभर कर आता है। एक के बाद एक अरविंद केजरीवाल के करीबियों को पहले अरेस्ट किया जाता है और आखिर में केजरीवाल को किया जाता है। और उसी टाइम पर मुझे लगा कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जो है
उनके जो नेशनल एम्बिशंस थे कि मैं नेशनल लीडर बना हूं। देखिए, जब भी आप केजरीवाल जी से बात करते थे ना, वो आपको ये नहीं बताना चाहते कि मैं केवल दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं। उन्होंने अपनी एक इमेज बनाई थी, आई एम अ नेशनल चैलेंजर टू नरेंद्र मोदी। ये 2022 में पंजाब जीतने के बाद उनके मन में ये आइडिया बैठ गई और उनके कुछ करीबियों ने शायद उनको और भी इसमें कहा होगा, यस अरविंद, दिस इज योर मोमेंट, कांग्रेस कमजोर है, हम वहां से। अब आप देखिए, ये एग्जैक्टली 3 years ago, 3 साल पहले की बात है। 3 साल पहले जब अरविंद केजरीवाल इसी महीने में पंजाब का चुनाव जीते थे, तब उन्होंने कुछ अपने करीबियों को कहा, नाउ वी मस्ट फोकस ऑन गुजरात, और उन्होंने पूरा फ्लो चार्ट बनाया था, गुजरात में क्या करेंगे, कैसे करेंगे, किस एरिया में क्या करना है। तो उनका पूरा ध्यान उस समय गुजरात में था। ऐसे समय पर जब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, इसी अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के बावजूद उनको लगा मुझे किसी और राज्य में जाकर, पंजाब के बाहर भी किसी और राज्य में जाकर अपनी पहचान बनानी है। और जब आप कभी कभी इतनी जल्दबाजी में ऊपर आना चाहते, एक स्टार्टअप, खास करके देखिए स्टार्टअप के जमाने में क्या होता है, आप जल्द से जल्द यूनिकॉर्न बनना चाहते हैं। कभी कभी आपका जो बिजनेस मॉडल है वो कोलैप्स हो जाता है क्योंकि आप तेजी बहुत दिखाते हैं ये, और कोई गलती उसमें कर बैठते हैं। मुझे लगता है दैट 2022 ईयर वाज अ डिफाइनिंग ईयर फॉर अरविंद केजरीवाल। तब मुझे लगता है उसके बाद लगातार आप देखेंगे अरविंद केजरीवाल को बीजेपी ने घेरा, अरविंद केजरीवाल ने अपनी खुद गलतियां की, एंड टुडे ही इज पेइंग अ प्राइस। और कई उनके पुराने एनजीओ फ्रेंड्स जो है, जो मुझसे कभी कभी मिलते हैं, वो कहते हैं यही उनको दुख है कि अरविंद केजरीवाल जी जो है, उनको लगा किसी आदर्श को लेके आगे बढ़ेंगे, एक नया पॉलिटिक्स करेंगे, और उनको दुख होता है कि आज के अरविंद केजरीवाल और तब के अरविंद केजरीवाल में उनको एक फर्क नजर आता है। क्या अरविंद केजरीवाल वाकई उतने बदले हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन उनके कुछ करीबी जो पहले उनके साथ एनजीओज में हुआ करते थे, उनका कहना है कि ये अरविंद और वो पुराने आरटीआई एक्टिविस्ट अरविंद में बहुत फर्क है। मैं उनको पहली बार मिला था एक लखनऊ के फ्लाइट पे, वो आरटीआई एक्टिविस्ट थे और वो लखनऊ, मैं और वो एक ही फ्लाइट पे एक ही कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे, राइट टू इंफॉर्मेशन पर। एंड आई मस्ट से आई वाज वेरी इंप्रेस्ड विद अरविंद केजरीवाल। उस जमाने में कोई भी आप किसी भी पत्रकार से पूछे जो उनको पहली बार मिलते थे, उनकी जो आइडियलिज्म थी, उनमें जो एक तरह से एक कार्यक्रम में उस जमाने में हमने उनको एक 5 स्टार होटल में बुलाया था, वो कोल्हापुरी चप्पल या वो जो सैंडल उनके थे उसी में आए, ठंड थी, एक स्वेटर पहन के, एक कोल्हापुर, उनको मफलर मैन कहा जाता था उस जमाने में। मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल को उसी पुराने अंदाज में एक बार फिर जाना पड़ेगा इफ ही वांट्स टू रिवाइव हिज पॉलिटिकल करियर। वो उनकी ताकत थी कि वो एक मफलर मैन है, एक जनता से जुड़े हुए लीडर है। क्या वो उसी तरह से कॉमन मैन इमेज एक बार फिर अपनी तैयार कर पाएंगे, ये देखने की बात होगी। बट आई थिंक यस, आई थिंक देयर इज एन एलिमेंट ऑफ सैडनेस अमंग मेनी पीपल, क्योंकि लोगों को लगा था कि एक नया ऑल्टरनेटिव उभर कर आया था। कई इन्फोसिस के एम्प्लॉइज मुझे कह रहे थे वी आर प्लानिंग टू ज्वाइन पॉलिटिक्स। उस जमाने में चेन्नई में लोग मिले थे, कहा नहीं वी वांट टू ज्वाइन। मीरा सान्याल बैंकर थी मुंबई में, उन्होंने कहा नहीं मैं बैंकिंग छोड़ूंगी क्योंकि मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल भारत को एक नई दिशा, एक नई राजनीति देंगे। सो ही वॉज अ सिंबल ऑफ होप, उम्मीद पर थी लोगों की। क्या वो उम्मीद आज खत्म हुई है, इस पर अभी भी सवाल है। मैं नहीं समझता किसी को आपने राइट ऑफ करना चाहिए, बट अरविंद केजरीवाल विल हैव नाउ अ वेरी टफ फाइट टू रिवाइव हिमसेल्फ। जीती भाजपा और हारी आम आदमी पार्टी, दोनों पर खूब बात हुई, पर एक पार्टी है जिसका प्रदर्शन स्थिर रहा, 0 का 0। पार्टी का नाम कांग्रेस। हमें लगा इस पर भी बात करनी चाहिए क्योंकि हार कर भी कांग्रेसी आज कुछ मुस्कुरा रहे हैं। बात क्या है, बात करेंगे आदेश रावल जी से। आदेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से नेता नगरी में। थैंक यू सर। एक आंकड़ा सा चल रहा है, 12 सीटें, 15 सीटें, 16 सीटें, जो बताया जा रहा है कि यहाँ पे कांग्रेस को जो वोट मिला है वो आम आदमी पार्टी की हार के वोट से ज़्यादा है। ये देखने का एक तरीका है। दूसरे कह रहे हैं कि राजनीति में ऐसे थोड़ी होता है कि साहब सब लड़ने आए हैं। कांग्रेसी भी यही कहते हैं कि आम आदमी पार्टी इतनी सीटों पर लड़ गई तो हम हार गए। इट डजंट वर्क लाइक दिस। पर कई लोग कह रहे हैं कि फ़र्क तो पड़ा है, खासतौर पर जो कद्दावर नेता हारे हैं, जैसे जंगपुरा में मनीष सिसोदिया हारे, नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हारे, या जहां चुनाव फंसा है ऐसे मालवीय नगर की सीट हो, जीके की सीट हो, उन सब पे आम आदमी पार्टी के मुकाबले जब कांग्रेस 5,000 10,000 वोट ले आई तो उनको दिक्कत आई।
कांग्रेस में अंदर खाने जब टिकट बटा था तब ये एक फैक्टर ध्यान में रखा गया था क्या कि जहां जहां आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं वहां एक अपेक्षाकृत बेहतर कैंडिडेट दिया जाए? सौरभ जी, 18 सीटें ऐसी चूज की गई थी जब कांग्रेस पार्टी टिकटें बांट रही थी कि जहां आम आदमी पार्टी को टारगेट किया गया और उन सीटों पे जातिगत समीकरण के हिसाब से ही टिकटें बांटी गई थी। मैं आपको उदाहरण दे देता हूं नई दिल्ली का। नई दिल्ली में अरविंद के सामने संदीप दीक्षित को टिकट दिया गया। आप देख लीजिए, लगभग 4000 वोटों से अरविंद केजरीवाल हारे हैं और 6000 वोट संदीप दीक्षित लेने में कामयाब हुए। अब आप देखिए फरहाद सोरी ने मनीष सिसोदिया के मुस्लिम वोट को काटा और उसका भी मार्जिन लगभग सेम है। ऐसी 14 सीटें हैं। मनीष करीबी मुकाबले से आ रहे हो, फरहाद को 6-7 हजार वोट मिले हैं। मेरा आईपैड पकड़ाइए, मतलब ज्यादा ही वोट मिले हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि ज्यादा ही वो सारी जो वोटें कटी हैं उन 14 सीटों पे वो आम आदमी पार्टी की कटी हैं और उन पे बीजेपी जीतने में कामयाब हुई। और यही कांग्रेस पार्टी की स्ट्रैटेजी थी कि हमें कुछ भी करना है, चाहे कोई भी जीत जाए। ये सबको पता था कि बीजेपी ही जीतेगी, लेकिन आम आदमी पार्टी को हराना है। ये स्टार्टिंग से डे 1 से टारगेट था, खास तौर पर कांग्रेस पार्टी का और कांग्रेस पार्टी के ट्रेजरर अजय माकन का। क्योंकि 2020 में जब कांग्रेस पार्टी की जीरो आई थी और बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाई तो कांग्रेस के एक धड़े ने सेलिब्रेट किया था कि हमने बीजेपी को रोक दिया। लेकिन कांग्रेस के भीतर से आवाज उठी थी कि कब तक इस बात पे खुश हो गए कि हमने बीजेपी को रोक दिया, कांग्रेस पार्टी तो जीरो पे ही खड़ी हुई है। तो इस बार उस स्ट्रैटेजी को चेंज किया गया। कांग्रेस पार्टी ने यह कहा कि हमें सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ना है। अजय माकन ने, प्रताप सिंह बाजवा ने, गुजरात के नेताओं ने राहुल गांधी को इस बात पे कन्विंस किया कि देखिए हमारा जो मेन दुश्मन है अभी वो अरविंद केजरीवाल है, क्योंकि पंजाब में, दिल्ली में, गोवा में और हरियाणा में, गुजरात में, जहां भी अरविंद केजरीवाल जाते हैं वहां वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के हिस्से का वोट खाते हैं। तो हमें पहले इनसे लड़ना चाहिए। फिर सवाल ये आएंगे कि इंडिया अलायंस का क्या होगा। दरअसल इंडिया अलायंस का जो मकसद था वो 2024 का चुनाव था, वो मकसद पूरा हो चुका है। बीजेपी को 240 पे रोक दिया गया था। इंडिया अलायंस बनते समय कहीं पे भी ये वायदा नहीं किया गया था कि विधानसभा चुनाव भी साथ मिलकर लड़ेंगे। तो ये है इसकी पटकथा जो पीछे लिखी गई थी। कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि हम हार के भी बाजीगर हैं, क्योंकि उनकी जो मंशा थी कांग्रेस पार्टी के नेताओं की वो उसमें पूरी हो गई है। आपने अजय माकन का जिक्र किया, ऐसा लगता है सर कि जैसे एक निजी सी अदावत हो। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल राइवलरी भर का मामला नहीं लगता है अजय माकन और अरविंद केजरीवाल के बीच। हमने राजदीप से भी ये सवाल पूछा पर वो बहुत तसल्ली बख्श जवाब दे नहीं पाए इस पर। देखिए सौरभ जी, ये कहानी शुरू होती है 2013 में। 2013 में जब पहली बार अरविंद केजरीवाल निकले आंदोलन से, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और दिल्ली ने पहली बार फ्रैक्चर्ड मैंडेट दिया, तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी के समर्थन से अरविंद पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। उस वक्त अजय माकन इस बात के फेवर में नहीं थे कि अरविंद केजरीवाल को समर्थन दिया जाए, लेकिन एक तबके ने यह कहा कि सरकार बीजेपी की न बन जाए, इसलिए हमें उसको रोकने के लिए समर्थन देना पड़ेगा। समर्थन दे दिया। अरविंद केजरीवाल ने पहली बार मुख्यमंत्री बन के वीरप्पा मोइली, जो मनमोहन सिंह सरकार के कैबिनेट मंत्री थे, उनके खिलाफ केस दर्ज कर दिया था। और उस वक्त अजय माकन कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के हेड होते थे और अजय माकन ने कहा था कि लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री रहते हुए फोन किया अजय माकन को और ये कहा था कि जो आदमी हमारे समर्थन से मुख्यमंत्री है और वो हमारे केंद्रीय मंत्री के खिलाफ केस दर्ज कर रहा है, आप उसके लिए कैसे कह सकते हैं कि लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। तो इसके बारे में हमें विचार करना चाहिए। तो वहां से एक ये मनमोहन सिंह ने कहा अजय माकन को फोन करके कि ये आप कैसे कह सकते हैं। तो ये पटकथा चलती गई। वहां से नाराजगी शुरू हुई थी 2013 से और 2019 के लोकसभा चुनाव में शीला दीक्षित दिल्ली की अध्यक्ष थी। राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि अरविंद केजरीवाल से किसी भी तरह का समझौता हो, क्योंकि राहुल गांधी उनका ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते। तो अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि हम दिल्ली में समझौता कर लेते हैं। अजय माकन उस बात के फेवर में आ गए थे कि 4 पे आम आदमी पार्टी और 3 पे कांग्रेस पार्टी लड़ लेगी। राहुल गांधी को राजी नहीं थे राहुल गांधी, लेकिन शीला दीक्षित ने, अजय माकन ने उनको कहा कि नहीं, हमें ये करना चाहिए। 2019 में तो 4-3 की बात हुई थी। 3 सीट पे कांग्रेस पार्टी दिल्ली में और 4 पे आम आदमी पार्टी। जब राहुल गांधी ने ये ट्वीट कर दिया कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल ने एक शर्त और रख दी कि हमें हरियाणा में भी सीट चाहिए। उसके बारे में सोच के बताओ। वहां आहिस्ता आहिस्ता ये मामला इतना बढ़ गया कि अलायंस नहीं हो पाया और अरविंद केजरीवाल को लेके जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं की सोच थी कि इनका विश्वास नहीं करना चाहिए, खासकर अजय माकन की और राहुल गांधी की, वो बात बढ़ती बढ़ती इतनी आगे आ गई कि नतीजा आपके सामने है कि इस बार का चुनाव ऐसे लड़ा गया जैसे कि कांग्रेस पार्टी का जो मेन दुश्मन है वो अरविंद केजरीवाल है और उन्हें किसी भी तरीके से उनको हराना है और वो हराने में कामयाब रहे। कांग्रेस पार्टी, परसों की बात है, अजय माकन मुझे बोल रहे थे कि आप मेरी बात लिख के रख लो
23 सीट आएगी आम आदमी पार्टी की, और हमने अरविंद केजरीवाल को हराने में हम कामयाब हो गए हैं। तो इतना कॉन्फिडेंस था उनको अपने डाटा पे और उनके अपने स्ट्रैटेजी पे। जो स्ट्रैटेजी थी ना मेन, 18 सीट इन्होंने चूज की थी, लेकिन कामयाब 14 में कामयाब हो पाए, लेकिन मकसद पूरा हो गया है। और मुझे लगता है कि इसके जो तार हैं वो पंजाब तक जुड़े हुए हैं, क्योंकि दिल्ली में ये सबको पता था कि कांग्रेस पार्टी अरविंद केजरीवाल को नहीं हरा सकती, वो बीजेपी कर सकती है। और पंजाब में ये सब जानते हैं कि अगर कोई हरा सकता है आम आदमी पार्टी को तो वो कांग्रेस पार्टी है। तो ये सब इंटरकनेक्टेड है। एक आखिरी सवाल आदेश जी, बजट सत्र चल रहा है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, और वहाँ पे उन्हें जो इंडिया अलायंस में गठबंधन में दल रहे हैं उनका भी सहयोग चाहिए। दिल्ली चुनाव के बाद इंडिया अलायंस को लेकर कुछ चर्चा होगी? उमर अब्दुल्ला का एक ट्वीट तो हमने देखा, उसके पहले कभी टीएमसी नेताओं के, कभी एनसीपी नेताओं के बयान भी आए, और हर कोई अरविंद केजरीवाल के पक्ष में लामबंद दिख रहा था जो भी दिल्ली आया। देखिए, अजय माकन ने एक ट्वीट किया और ये कहा कि मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताऊंगा कि कैसे अरविंद केजरीवाल देश विरोधी हैं। उस 24 घंटे के समय में राहुल गांधी के पास इंडिया अलायंस के 4 अलायंस के फोन आए। ममता बनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव। उन्होंने कहा कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, इंडिया अलायंस का हिस्सा है, एक पार्टी के संयोजक है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। राहुल गांधी ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस रुकवा दिया और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस टाल दी गई, स्थगित कर दी गई। उसके बाद इन चारों पार्टियों ने अपना समर्थन दे दिया, हालांकि इनको कोई वोट बैंक दिल्ली में नहीं था, लेकिन सिंबॉलिक रूप से समर्थन दे दिया अरविंद केजरीवाल को जी। उस बात से राहुल गांधी को वो बात अच्छी नहीं लगी, और जब राहुल गांधी प्रचार में उतरे दिल्ली में तो उनका पहला टारगेट अरविंद केजरीवाल थे। उन्होंने कहा कि पेरिस वाली दिल्ली, वो पानी दिखाया, गंदा पानी, शीश महल पे अटैक किया और शराब घोटाले की बात करी, सिसोदिया की बात करी, अरविंद की बात करी, तो फिर मामला आर पार हो गया था। बीजेपी और कांग्रेस का अटैक आम आदमी पार्टी पे सेम ही था, लगभग शीश महल, अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार, यमुना की सफाई जी। नहीं, मुझे ये देखना था कि जो दिल्ली के नेता जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो राहुल गांधी करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही इंडिया अलायंस के साथियों ने अपना समर्थन दिया, तब राहुल गांधी को समझ में आ गया और उन नेताओं ने समझाया कांग्रेस पार्टी की कि देखिए, आप जितना मर्जी लिहाज कर लें, हमारा लिहाज नहीं करेंगे। और फाइनली उन्होंने एक शार्प अटैक अरविंद केजरीवाल पे किया, जिसमें कांग्रेस पार्टी कामयाब हुई। और अब बात कर रहे हैं कि सेशन में देख लीजिए आप कि अगर मैं पिछले सेशन की बात करूं, विंटर सेशन की, जब गौतम अडानी का मुद्दा आता है तब इंडिया अलायंस बिखर जाता है और बाकी सब इश्यूज पे एक रहता है। अब क्योंकि ये एक नया डेवलपमेंट हुआ है, और जब आपने बात की उमर अब्दुल्ला की, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की कैबिनेट में एक भी कांग्रेस का कैबिनेट मंत्री नहीं है, जबकि समझौते में चुनाव लड़ा गया था, उन्होंने शामिल नहीं किया। कांग्रेस को इस बात का भी दर्द है। आज जब उमर अब्दुल्ला ये कहते हैं कि और लड़ लो, तो फिर वो ये कहते हैं कि सारा ठेका अलायंस को बचाए रखने का कांग्रेस पार्टी के पास है। जब वो गोवा जाके लड़ते हैं, जब वो गुजरात जाके लड़ते हैं, जब वो हरियाणा जाके लड़ते हैं, कांग्रेस पार्टी को हराते हैं, तब आप लोग क्यों नहीं बोलते? तो ये एक तर्क है कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कि सारी बलिदान जो है वो हम ही क्यों देंगे और किस कोस पे देंगे? हम हर राज्य में हारते जा रहे हैं, हमारा वोट शेयर कम होता जा रहा है, पार्टी सिकुड़ती जा रही है। आप देख लीजिए, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, जहां जिन जिन राज्यों में रीजनल पार्टीज डेवलप हुई, वहां कांग्रेस पार्टी लौट के ही नहीं आ पाई। इसीलिए स्ट्रैटेजी को चेंज किया गया कि कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में अपने अलायंस के प्रति कड़ा रुख दिखाने वाली है। परंपरा कायम रहे, इसलिए फुर्सत की सलाह लेकर अब हाजिर हो रहा हूं। पहली किताब उपसंहार उत्तर महाभारत की कृष्ण कथा, काशीनाथ सिंह, हिंदी के कमाल के कहानीकार उपन्यासकार, उनकी ये किताब है। बरसों पहले पढ़ी थी, पुस्तक मेले में नज़र पड़ी तो फिर से ले आया। इसके कुछ अंश आपको पढ़ के सुनाता हूँ। गोपाल भोज की हालत नियंत्रण से बाहर होने लगी। तीसरी रात के दूसरे पहर सांस कभी तेज़ चलने लगती, फिर ऐसा लगता जैसे फंस रही हो। आखिरकार भोर में अंतिम हिचकी के साथ मुंह से खून का एक थक्का निकला और गोपाल भोज चल बसे। प्रातःकाल जिस समय उनकी शव यात्रा की तैयारियां चल रही थी, उसी समय शुद्धाक्ष द्वार का घड़ियाल बजा और घोषणा हुई, महाभारत विजय के बाद द्वारकाधीश वासुदेव श्री कृष्ण पहली बार द्वारका पधार रहे हैं। उनके साथ ही हमारी वह अपराजेय नारायणी सेना भी आ रही है, जिससे देवराज इंद्र तक भय खाते हैं। द्वारकावासी अपने घरों से इस तरह भागे जैसे जाने कब से इस खबर का इंतजार कर रहे हों। शुद्धाक्ष द्वार के आगे सागर का पूर्वी मैदान तट लोगों से भरना शुरू हुआ। ये द्वारका का प्रवेश द्वार था, सबसे लंबा चौड़ा समुद्र तट, और दोपहर तक इसमें तिल रखने की जगह नहीं। लोग पीछे से उचक उचक कर देख रहे थे उस पार जंगल की ओर, जिस रास्ते कृष्ण और सेना को आना था।
लोग घबरा रहे थे, बार बार महाराज के विशेष दूत से देरी का कारण भी पूछ रहे थे। वो बतलाते बतलाते थक गया कि हस्तिनापुर और द्वारका के बीच में कई राज्य नगर बस्तियां हैं, सबको पता है कि वासुदेव इसी रास्ते जा रहे हैं, जगह जगह जयकार होते हुए रथ रोक रहे हैं। सूर्यास्त होने में अभी देर थी कि जंगल के आकाश में चहचहाती और उड़ती हुई चिड़ियाओं के झुंड नजर आए और उसके कुछ ही पल बाद हिलता हुआ गरुण ध्वज। कृष्ण थके कदमों से चलकर गिरे हुए ताड़ के तने पर बैठ गए। उनके पास खड़ा था उनका सारथी और सेवक दारूक। बोला, सब हो गया दादा, अब घर चलें। उसे सुनकर कृष्ण चौंके। उन्हें उसके कथन में उन शब्दों की अनुभूति सुनाई दी जो दुर्योधन की मृत्यु के बाद उन्होंने पांडवों से कहे थे, चलिए अब अपने घर चलें और विश्राम करें। वे उठे और बगल में खड़े गजराज की सूंड सहलाने लगे। देख रहे हो इस गज्जू को? इसके माथे पर गदा की चोट की सूजन है, पेट पर बरछों के घाव, पिछले पैर में तलवार और तीर की चोटें हैं। फिर भी हस्तिनापुर से अस्त्र शस्त्र लाद कर यहाँ तक आया है। यही हाल ऊँटों और घोड़ों का भी है। लेकिन तभी उनकी नज़र पड़ी गजोधर, अश्विन, अंधक और मुंजाल को, जो अपने अपने थैलों के साथ नौका से उतर रहे थे। ये पशुओं के चिकित्सक थे। मुंजाल काका कृष्ण उन्हें गोकुल के दिनों से जानते थे। मुंजाल बढ़ई थे और उनके लिए कभी वंशी और कभी गुल्ला डंडी बनाया करते। अब मैं निश्चिंत हो गया हूँ मुंजाल काका, आप लोगों को देखकर। आखिर आप लोगों ने सुन ही ली मेरी पुकार। मुंजाल लपकते हुए सीधे कृष्ण के पास पहुँचे। बस अब तुम जाओ लल्ला, छोड़ दो हम पर, सब संभाल लेंगे हम। कृष्ण अवाक मुंजाल को देखते रहे। मुंजाल ने उन्हें धकेले किनारे किया और घाव की जांच पड़ताल करने लगे। कृष्ण का जी भर आया। उनके गले से कोई आवाज़ नहीं निकली। लल्ला, और इस ढलती उम्र में? ये सोचते हुए रथ की तरफ बढ़े कि आखिरी बार लल्ला कब सुना था, कहाँ सुना था, किससे सुना था। वे तंग आ चुके थे। वासुदेव, केशव, पुरुषोत्तम, जनार्दन सुनते सुनते उन्हें लगता था कि इसके लिए दूसरे नहीं, वे स्वयं जिम्मेदार हैं। फिर कुछ आगे का प्रसंग। कृष्ण ने हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ या वन में द्रौपदी या गांधारी या अपनी बुआ कुंती के आंसू देखे थे, लेकिन पूरे नगर का, और वह भी अपने नगर का ऐसा हाहाकार, ऐसा कोहराम वो पहली बार सुन रहे थे। दारुक कृष्ण के मुंह से अपने आप निकला। दारुक, कुछ कह रहे हैं भगवान? हाँ, दूसरे राजमार्गों और गलियों के भवनों में भी ऐसा ही है क्या? ये मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं तो आपके साथ ही हूँ शुरू से। कृष्ण कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, मेरी आंखों से आंसू क्यों नहीं आते? भगवान कहीं रोते हैं? दारुक ने हंसते हुए कहा, भगवान के लिए पत्थर होना जरूरी है क्या? ये तो आप ही जाने भगवान, मैं क्या जानूं। जब रथ पश्चिमी तट की सबसे ऊंची पहाड़ी जिस पर कृष्ण का महल था के लिए मुड़ रहा था, उन्होंने अपने आप से या दारुक से कहा, लेकिन मैं तो बहुत रोता था गोकुल में, अब क्या हो गया? अद्भुत है ये किताब, उपसंहार। छापा है राजकमल प्रकाशन ने, राजकमल पेपरबैक्स ने, और तमाम पौराणिक ग्रंथों को आधार बना के, जिसमें महाभारत का मौसल पर्वणि है और श्रीमद् भागवत का एकादश स्कंद है, हरिवंश पुराण है। इसके अलावा बुद्धदेव बसु, प्रतिभा बसु, शिव के कुमार, रॉबर्तो कलासो, इन सब, युगांधर, इन सब किताबों का आश्रय लिया गया है। और ये कृष्ण के अंतिम दिनों की, उत्तर दिनों की कथा है। स्ट्रांगली रिकमेंडेड। दूसरी किताब ये भी राजकमल से है, पूरब की बेटियां। ये भी पुस्तक मेले से लेके आया हूँ। शैलजा पाठक की किताब है। बहुत ही सुंदर, कवितामयी, शोक गीत सा है और प्रेम भी। इसका एक अंश पढ़ता हूँ आपके लिए। शीर्षक है, होंठ पर धरना देती किसी शाम की कसक। हमने खाली बेंच देखी और हम उस ओर चल पड़े। हम एक शाम को डूबते देखना चाहते थे, और सबसे अजीब ये कि हम साथ होकर एक निराशा से भर जाना चाहते थे। हम उम्मीद से खाली हुए थे। हमें दुख की बात नहीं करनी चाहिए। इस वक्त हम साथ हैं, पर हम दुख को नहीं छोड़ सकते। जो नहीं छूटता उसे दूर क्यों रखना? दुख हथेली में बंद शाम की डूबती सिंदूरी किरण की तरह भिज रहा है। उसने भरे दुख में मुझे चूमा। तुम मन ही मन माफ़ी तो नहीं मांग रहे? हाँ शायद। फिर तो बेईमानी है ये साथ, सब बेईमानी है। वो बड़बड़ाया।
साथ को सच की तरह होना चाहिए। ज़रूरी नहीं वह चमत्कृत करे, ज़रूरी नहीं वह इतने कमाल के अनुभवों से भरी हो जैसे हमने कभी महसूस ही ना किया हो। रात सच की तरह बीत रही थी, दिन ही झूठे थे शायद। अफसोस के लिए कुछ बाकी न था, हम बीत चुके थे। हम में प्रेम तो कतई नहीं था, हम प्रेम को सबसे पहले खारिज कर चुके थे। हमने दुख को छाती में भरा, हमने बेंच और शाम की गवाही में ये कहा, कुछ साथ बस होते हैं अपने पूरेपन के साथ, इनके कोई कारण नहीं, ये बस है और इसका सुकून भी कितना बड़ा है। देह को मिट्टी ही होना चाहिए, मन को बादल, समय को लौट लौट नहीं देनी चाहिए दस्तक, और किसी रात को दुख जितना भारी नहीं होना चाहिए। और होंठ उन्हें चूमते हुए हमें हल्का महसूस होना चाहिए। तुम अपनी देह से ये शाम और रात उतार देना, और तुम अपने मन से उतारोगे। चुप्पी में छिपे जवाब 30 की हद तक तकलीफ देते हैं। खून का रंग लाल होता है, शाम का सिंदूरी, रात सवालों से घिरी किसी आहत लड़की की सिसकी होती है। और प्रेम, प्रेम कुछ नहीं होता। चूमने से दिल हल्का होता है, मन भारी, आंखें बिना मौसम गुलाबी, उदास मौसम में रत्ती भर मुस्कुराहट है चूमना। इस तरह का लालित्यपूर्ण गद्य। तीसरी किताब है अभिषेक मजूमदार की 3 नाटक। बहुत कमाल के नाटककार हैं। इनका पिछले दिनों हमने एक नाटक देखा, कौमुदी के नाम से ये नाटक है, जिसमें गोपाल दत्त, कुमुद मिश्र, शुभ्रज्योति बराट और शेखर इनकी भूमिका है। कौमुदी, ईदगाह के जिन्नात और मुक्तिधाम 3 नाटक हैं। अगर आपकी नाटकों में दिलचस्पी है, प्रखर पॉलिटिकल प्लेज में दिलचस्पी है, तो ये किताब आपके लिए है। चौथी किताब एक जापानीज नॉवल है, द बुक शॉप वुमेन। इसे लिखा है नानाको हनादा ने, ट्रांसलेशन है कैट एंडरसन का। ये नानाको की कहानी है जो कि एक बुक शॉप में काम करती है, 31 बरस की है। अभी इनका डिवोर्स हुआ है। ये एक डेटिंग साइट पर जाती है, परफेक्ट स्ट्रेंजर नाम की, और वहाँ पर इनका ये कहना है कि अगर आप मुझसे मिलेंगे, मैं आपसे बात करूंगी, आपकी पर्सनैलिटी देखूंगी और एक किताब आपको रेकमेंड करूंगी। अलग अलग किस्म के पुरुषों से और महिलाओं से ये मिलती हैं, कुछ से दोस्ती होती है, कुछ से वितृष्णा होती है। बहुत ही दिलचस्प अकाउंट है। और कमाल की बात यह है कि नानाको ने ये किताब लिखी, ये बेस्ट सेलर हुई, इस पर वेब सीरीज़ बनी, और उससे जो रॉयल्टी मिली उससे इन्होंने अपना बुक शॉप खोला, अपना बुक स्टोर खोला। तो ये स्ट्रांगली रिकमेंडेड किताब है। मैं पिछले दिनों जब ऑस्ट्रेलिया गया था तो कैनबरा के एक बुक शॉप में मुझे दिखी थी, टाइटल दिलचस्प लगा था, और मुझे ध्यान आ गया कि जब आप किताब घरों में किताब खरीदने जाते हैं, अभी तो किताब मेला चल रहा है, कितने ही दिलचस्प लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है। हमारी एक मित्र हैं, वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और हमारी ऐसे ही एक किताब घर में हम पति पत्नी बैठे बतिया रहे थे, और फिर उनसे भी बात शुरू हो गई। शी वॉक्ड अप टू अस, और फिर वो हमारी दोस्त बन गई। तो उस किताब को देख के हमें उनका ख्याल आया, तो ये हमने सोचा खुद पढ़ लें, फिर उनको तोहफे में दे देंगे। ये भी फ़ायदा है किताबों का, खरीदो, पढ़ो, फिर दोस्तों को भी दे दो। दोस्तों से याद आया, हमारी एक और दोस्त चंद्राली जी, उन्होंने हमको ये बहुत कमाल की किताब गिफ्ट की है। मारिया पोपोवा की ये किताब है, द यूनिवर्स इन वर्स, 15 पोर्ट्रेट्स टू वंडर थ्रू साइंस एंड पोइट्री। उसके पहले मैं बताना भूल गया, 3 नाटक को छापा है ओबेरॉन बुक्स ने। ये मैंने पृथ्वी कैफ़े से मुंबई में ली थी। द बुक शॉप वुमेन को छापा है ऑक्टोपस बुक्स ने, और इस किताब को छापा है स्टोरी ने। ये एक पब्लिकेशन हाउस है। इस किताब में देखिए क्या है, अगर आप साइंस और साहित्य के एक साथ मुरीद हैं तो ये किताब आपके लिए है। साइंस डिस्क्राइब्स एक्यूरेटली फ्रॉम आउटसाइड, पोइट्री डिस्क्राइब्स एक्यूरेटली फ्रॉम इनसाइड, साइंस एक्सप्लिकेट्स, पोइट्री इम्प्लीकेट्स, बोथ सेलिब्रेट व्हाट दे डिस्क्राइब। ये उर्सुला की कविता है। इसमें जो चैप्टर हैं वो उनका इस तरह से विभाजन है कि आप देखिए, एंट्रोपी पे एक ललित निबंध, जो फिजिक्स के विद्यार्थी रहे वो इसके बारे में ज़्यादा बता पाएंगे, और फिर आर्ट ऑफ अल्टरनेटिव एंडिंग्स पर बात, और उसके बाद ऑर्डिन की एक कविता, द मोर लविंग वन बाय। इसी तरह से ऑक्टोपस पर एक लेख सुंदर सा, और फिर मारियो पोपोवा की कविता इम्पॉसिबल ब्लूज। उसके बाद सर्च ऑफ लाइफ पर एक लेख, और फिर डाइन एकरमैन की कविता वी आर लिसनिंग। मशरूम्स पर, मशरूम्स एंड द क्रिएटिव स्पिरिट, और फिर सिल्विया प्लाथ की मशरूम्स पर कविता। इस तरीके से बहुत ही सुंदर किताब है, गठन में सुंदर है ना, और लिखन में बहुत सुंदर। अगर आप सुंदर गद्य, सुंदर पद्य के शौकीन हैं, जैसे पाई, ये देखिए ऐसे कैसे शुरू होता है।
ऐसे अंग्रेजी वाला कैसे हिंदी वाला। माई बिजनेस इज circumference. Emily Dickinson wrote in one of her most cryptic letters. Since ancient times, human beings have been enchanted by the immutable relationship between the circumference of a circle and its diameter, no matter the circle's size. Today, we have a symbolic form for that mathematical relationship, pi, an ancient Greek letter conferred upon it by a Welsh mathematician in the first years of the 18th century. ये पूरा ऐसे चलता है। और फिर विश्वाबा शिम्बोज का मेरी प्रिय कवित्रियों में से एक, उनकी कविता है The admirable number pi 3.141, all the following digits are also initial 592 because it never ends, और फिर ऐसे ये कविता चलती रहती है। बहुत कमाल किताबें हैं। आप बताओ गुरु, क्या पढ़ रहे हो इन दिनों? एक बढ़िया किताब पढ़ ली जाए तो मन वसंत सा प्रफुल्लित और खिला खुला हो जाता है, और ताज़ा पीलापन, एक बीमार पीलापन भी होता है काफका कामों की दुनिया वाला, एक ताज़ा वसंती पीलापन है, एक शुभ्रता है जो आपके ऊपर छा जाती है। किताबों से इतर फिल्मों की बात करें तो अपने राम ने एक कमाल की फ्रेंच फिल्म देखी जो ऑस्कर में 10-11 नॉमिनेशन पाई हुई है, एमिलिया पेरेज, एक ट्रांसजेंडर ड्रग लॉर्ड की कहानी है जो अपना जेंडर चेंज करवाता है और उसके बाद क्या क्या होता है। स्पेनिश भाषा की फिल्म है, मूवी पर उपलब्ध है, मूवी एक प्लेटफॉर्म है, आप ज़रूर देखिएगा। बाकी किताबें पढ़ रहे हैं और चूंकि बिजी न्यूज़ वीक चल रहा है इसलिए फिल्में बहुत देखने का समय नहीं मिला। बताते रहिए क्या लिख पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। आज का नेता नगरी यहीं समाप्त होता है। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अपन चले जा रहे हैं, म्यूनिक रहेंगे, म्यूनिक में कुछ दिन योग अभ्यास करेंगे, म्यूनिक शहर को देखेंगे जर्मनी में। जो म्यूनिक में और आसपास रहने वाले दोस्त हैं वो मिल भी सकते हैं 13 तारीख को। उसके बाद बॉस्टन जा रहे हैं, हार्वर्ड इंडिया कॉन्फ्रेंस है, वहाँ पर हमको आमंत्रित किया गया है आप लोगों की बदौलत, तो वहाँ पर जाएंगे, जो आप लोगों से सीखा वो बताएंगे। तो अगले हफ्ते का नेता नगरी हमारे साथी कुलदीप प्रस्तुत करेंगे और उसके अगले हफ्ते से मैं फिर से आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। जो दोस्त बॉस्टन में रहते हो उनसे भी शनिवार के रोज़ मुलाकात की जा सकती है। 15 और 16 तारीख को अपन बॉस्टन में हैं। सूचना समाप्त। अपना खूब ख्याल रखिए, मौसम बदल रहा है उसका भी ख्याल रखिए। फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।